जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ, स्कूल की बेल मुझे पूरी क्लास के सामने उस छोटे से ग्रोव में खींच ले गई। जब मैं अभी भी कंफ्यूज था, उसने अचानक मुझे किस कर लिया। एक जवान लड़की का यूनिक टेस्ट मेरे मुंह में फैल गया। फिर उसकी आवाज भर्रा गई और उसने कहा, शिया, मैं तुम्हें अपना दिल और अपना सारा फ्यूचर देने के लिए तैयार हूं। बस जब तक तुम एक बात मान जाओ, मेरी लाइफ भी तुम्हारी है। उसने मुझे चौंका दिया। पता चला कि ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और सर्जरी के लिए अर्जेंटली 6 लाख की जरूरत थी। हालांकि मुझ जैसे अमीर अंडर अचीवर के लिए 6 लाख सिर्फ आधे महीने की पॉकेट मनी है। फिर भी मैंने बिना दोबारा सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक आइस कोल्ड टॉप स्टूडेंट बेल का दिल बहुत प्रेशियस लगता है। अनफॉर्चुनेटली मैं प्यार में यकीन नहीं करता। मेरे पेरेंट्स फैमिली के इंटरेस्ट के लिए शादी कर सकते थे और 20 साल से ज्यादा समय तक एक मॉडल कपल की इमेज बनाए रख सकते थे। क्या उनके पास दिल है? शायद, लेकिन उन्होंने अपने दिल आउटसाइडर्स को दे दिए हैं। इसलिए मुझसे दिल की बात मत करो। मैं इसमें यकीन नहीं करता। मैं सीधा खड़ा हुआ और उसके सामने चलकर गया। मैं उससे एक सिर ऊंचा था। मैं क्लियरली उसकी कांपती हुई पलकें और उन पर चमकते आंसू देख सकता था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अकड़ गई और अनकॉन्शियसली अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी उंगली ने धीरे से उसके फोरहेड पर प्रहार किया। बाई निंगबिंग दंग रह गई। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे ब्लैंकली देखने लगी। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, बाई निंगबिंग की आंखों में सीधा देखा और शब्द दर शब्द कहा, बाई निंगबिंग, इसे ठीक से समझ लो। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक स्कमबैग बनूं जो किसी की बदकिस्मती का फायदा उठाता है, या तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, थोड़ी कंपैशन दिखाऊं और तुम्हारी हेल्प करूं? वो पूरी तरह से हैरान थी, मुझे ब्लैंकली घूर रही थी। उसका दिमाग क्लियरली शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लेकिन मैं उसे बस वैसे ही देखते हुए बहुत पेशेंट था। आखिरकार उसने रिएक्ट किया। उसके तने हुए कंधे तुरंत रिलैक्स हो गए। बाई निंगबिंग के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। मैंने डिसाइसिवली अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं कोई फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूं। भले ही मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं इसे फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करूंगा। आखिरकार 6 लाख मेरे लिए दर्जनों नेपोलियन कैट्स खरीदने के लिए काफी है। उसकी गिड़गिड़ाती आंखें तुरंत निराशा में बदल गईं। उसे टूटने की कगार पर देखकर मेरे दिल में जो थोड़ा सा विकेड इंटरेस्ट था, वो भी फीका पड़ गया। मैंने अपनी टोन बदली। लेकिन भले ही मैं बुरा आदमी या अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता, हम साथ में बिजनेस कर सकते हैं। मुझे याद है कि तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारे फ्यूचर को एक पोटेंशियल स्टॉक माना जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे उधार दे सकता हूं। 600,000। मैं इसे अभी तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं। उसकी आंखें तुरंत अविश्वसनीय खुशी से चमक उठीं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। 10 साल में तुम्हें मुझे 10 लाख वापस करने होंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है। यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। साथ ही अब से 1 महीने बाद होने वाले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें तैसिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। यह साबित करने का पहला स्टेप है कि तुम्हारे पास कर्ज चुकाने का पोटेंशियल है, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिस्क कंट्रोल क्लॉज भी है। वो उस शख्स की तरह थी जिसने अभी अभी डूबते को तिनके का सहारा पकड़ा हो। तुरंत पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगी, इस डर से कि कहीं मैं अपना मन न बदल लूं। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया, फिर मुड़ा और चला गया। उसके एक्सप्रेशन देखने की जहमत नहीं उठाई। छोटे से ग्रोव से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ी, जो वार्म थी। एक्चुअली मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो मुझे पैसे वापस करेगी या नहीं। 6 लाख सच में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सिर्फ दिखावे के लिए थीं। वरना हर कोई मुझसे पैसे उधार लेने के लिए दौड़ता हुआ आता, और कोई भी अमाउंट काफी नहीं होती। आज एक अच्छा काम करने से मिलने वाली थोड़ी सी स्मगनेस और बिल की फ्लस्टर्ड स्टेट को करीब से देखने के लिए 6 लाख खर्च करना कोई बुरी डील नहीं थी। लॉयर से बात करने के बाद मैंने एक टाइम और जगह फिक्स की और कॉन्ट्रैक्ट बाय निंगबिंग को फॉरवर्ड कर दिया, और बस बात खत्म। मैं अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन, एक क्लब एक्टिविटी रूम की ओर चल पड़ा। खिड़की के जरिए मैं अंदर का सीन देख सकता था। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड लू रुआन एक पंख दिखने वाले लड़के के साथ बहुत एनिमेटेडली चैटिंग कर रही थी। लू फैमिली और मेरी फैमिली को पीढ़ियों से दोस्त माना जा सकता है, जिनके क्लोज बिजनेस टाइज हैं। इसलिए लू रुआन और मुझे भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स माना जाता था। वो इश्यू नहीं था। मेनली वो लू रुआन की बड़ी बहन लियू किंग शू थी, जो एक सच में प्राउड वुमन, ब्यूटीफुल और रूथलेस थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। हर बार जब वो मुझे पॉकेट मनी देती थी तो वो मिलियंस में होती थी। मुझ जैसे गुड फॉर नथिंग के लिए वो एक वॉकिंग ATM थी। इसके अलावा लियू किंग शू की सगाई मेरे सेंकेटिमोनियस बड़े भाई जांगलिंग चुआन से होने वाली थी, इसलिए फ्यूचर में वो ऑफिशियली मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, जिससे हम और भी करीब हो जाएंगे। मेरी डेकेडेंट लाइफ और भी ज्यादा सिक्योर थी। लेकिन रिसेंटली किसी पंख की वजह से लू रुआन के ग्रेड्स टॉप से एवरेज पर गिर गए थे।
इस वजह से किंग शू ने स्पेसिफिकली मुझसे सिचुएशन के बारे में पूछा था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आखिरकार अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी पड़ती है। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाता, मेरी टक्कर बाहर भागते हुए एक लड़के से हो गई। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखें ह्यूमिलिएशन और नफरत से भरी थीं। मैंने उसे पहचान लिया। वो एक पुअर स्टूडेंट लग रहा था जिसे लू रुआन स्पॉन्सर किया करती थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो एक ऑनेस्ट इंसान था। ये देखकर शायद ये वही क्लासिक ड्रामा था कि मुझे अपने बेनिफैक्टर से प्यार है, लेकिन मेरा बेनिफैक्टर एक पंक से प्यार करता है। मैंने थोड़ा अम्यूज्ड फील करते हुए अपना सिर हिलाया। ये बच्चा बहुत छोटा है। जब हमारे जैसे अमीर लोग चीजें करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो ये अक्सर सिर्फ एक आदत होती है, अपना स्टेटस दिखाने का एक शगल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लोग हैं। अगर तुम सच में ग्रेटफुल हो तो सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत करो और उन्हें बेनिफिट्स के साथ वापस चुकाओ। लोगों के साथ ऐसे डील की जाती है। इसमें इमोशंस लाना सिर्फ मुसीबत मोल लेना है। मैंने उसे इग्नोर किया और दरवाजा धकेल कर खोल दिया। लू रुआन टोंगलोंग से बात कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। जब उसने देखा कि वो मैं हूं तो लू रुआन की स्माइल उसके होठों पर ही जम गई। उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसकी आवाज डिफेंसिवनेस और इम्पेशंस से भर गई। जांग जियोयू, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे ब्रदर लॉन्ग के साथ ब्रेकअप करने के लिए कन्विंस करने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अपनी सांस बर्बाद मत करो। जांग फैमिली के तुम जैसे यूजलेस यंग मास्टर अपनी खुद की लाइफ तो मैनेज कर नहीं सकते। तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने का क्या राइट है? मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे तो ये थोड़ा फनी लगा। मैं दखल नहीं दे रहा हूं, मैं बस क्यूरियस हूं। लू फैमिली की वो अच्छी छोटी लड़की जो हमेशा रूल्स फॉलो करती थी, अचानक इस टाइप के लड़के के चक्कर में कैसे पड़ गई? लू रुआन ने नफरत भरी नजरों से अपनी आवाज ऊंची की। तुम क्या जानते हो? ब्रदर लॉन्ग तुम जैसे प्रिटेंशियस अमीर बच्चों की तरह नहीं है। वो ऑथेंटिकली जीता है, वो फ्रीली जीता है। उसने टोंगलोंग के हाथों में हाथ डाला। इसे कहते हैं जीना। तुम्हारी कुकी कटर लाइफ बोरिंग होती है, यही तो लाइफ की बर्बादी है। इसके साथ ही उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। खासकर तुम जांग जियोयू, तुम न तो पढ़ाई में अच्छे हो और न ही तुम खेलने में अच्छे हो। जांग फैमिली का हिस्सा होने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम सिर से पैर तक पूरी तरह यूजलेस हो। मैंने अचानक रियलाइजेशन वाले लुक के साथ सिर हिलाया। मैं समझ गया, जवानी की हवाएं, है ना? लू रुआन ने शायद सोचा कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया है। उसके चेहरे पर एक स्मग लुक आ गया। टोंगलोंग ने भी अपना सीना फुला लिया। अब वो मुझे उतनी डरी हुई नजरों से नहीं देख रहा था जैसा पहले देख रहा था। अगले ही सेकंड मैंने ऊपर से लू रुआन की ओर नीचे देखा। अब नशा उतरा। मेरी नजरों के सामने उसने अनकॉन्शियसली एक कदम पीछे ले लिया। टोंगलोंग अभी भी जमीन पर कराह रहा था, मुझे डर से भरी आंखों से देख रहा था। मैं टोंगलोंग के पास गया। क्या तुम्हें ऑथेंटिक होना पसंद नहीं है? फ्री होना पसंद है? चलो मुझे बताओ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। फ्री फील करो। टोंगलोंग बहुत दर्द में था, उसे पसीना आ रहा था, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। लू रुआन ने मुझे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे घूरने ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम बहुत टफ नहीं हो? अब तुम चुप क्यों हो? वो कांप रही थी, उसकी चूं तक करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। इतनी कम हिम्मत के साथ तुम्हारी एक अमीर लड़की को फंसाने की हिम्मत हुई? मैंने अभी भी कांपती हुई लू रुआन को घसीटा और सीधा शहर के वेस्ट में मौजूद बदनाम रफ एरिया में ले गया। मैंने लू रुआन को कार से बाहर घसीटा और उसे एक गंदी गली की दीवार से सटा दिया। यूरिन और सड़ते कचरे की तेज बदबू मेरे चेहरे पर लगी। लू रुआन ने मौके पर ही उल्टी कर दी। मैंने गली के आखिर में गाली गलौज कर रहे कुछ ब्लॉन्ड पंख की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। देखा वो, ये वही जवानी की हवा है जिसे तुम इतना पसंद करती हो। तुम्हारे लिए काफी ऑथेंटिक है, तुम्हारे लिए काफी फ्री है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हें अभी वहां फेंक दूंगा। लू रुआन डर के मारे तुरंत पीली पड़ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और सुबकने लगी। मुझसे गलती हो गई। जांग जियोयू, चलो घर चलते हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। तभी मेरी नजर एक फैमिलियर फिगर पर पड़ी। वो टोंगलोंग था। वो लंगड़ा रहा था और जब मेरा ध्यान नहीं था वो चुपके से गली के दूसरे छोर से खिसक गया था। मुझे उसका पीछा करने की जहमत नहीं हुई। इस तरह का इंसान इस लायक नहीं था कि मैं दोबारा कोई कदम उठाऊं। लू रुआन ने भी क्लियरली उसे देख लिया था और उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। उसकी फैंटेसी की आखिरी उम्मीद उस भागते हुए फिगर के साथ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। उसने रोना बंद कर दिया, बस वहां सुन्न होकर खड़ी रही जैसे उसकी रूह निकल गई हो। मैंने उसे कार में बिठाया और पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जब कार लू फैमिली के घर के सामने पहुंची तो उसने खुद दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर चली गई। मैं कार से बाहर नहीं निकला। मैंने बस ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने और घर चलने को कहा।
उस रात मुझे अपने फोन पर एक टेक्स्ट मिला। वो लियू किंग शू की तरफ से था। GOU थैंक यू। मैंने "You are welcome" स्टिकर के साथ रिप्लाई किया और बस बात खत्म। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगले 2 दिन लू हाउस में सब शांत और शांतिपूर्ण रहा। कोई भी मेरे साथ परेशानी पैदा करने नहीं आया। मुझे पता था कि इसे डेफिनेटली मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ लियू किंग शू ने हैंडल किया है। ऐसा लगता है कि मेरा कदम गलत नहीं था। मेरी डेकेडेंट लाइफ सिक्योर थी। लेकिन अगले दिन मैं और मुस्कुरा नहीं सका क्योंकि टोंगलोंग मर चुका था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि मेरी ये फ्यूचर सिस्टर इन लॉ मेरी सोच से भी ज्यादा रूथलेस है। मुझे अचानक लगा कि ये घर थोड़ा डरावना है। हर किसी ने एक एक्विजिट मास्क पहन रखा है। बेरहमी से सारे रास्ते के कांटों को खत्म कर देते हैं। मेरा एलीट बड़ा भाई जांग लिंगुआन ऐसा ही है और मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ लियू किंग शू भी वैसी ही है। सिर्फ मैं ही सबसे अलग था, एक ऐसा इंसान जो बस ऐश करना चाहता है। मैं अचानक सिहर उठा और बेड पर उठकर बैठ गया। मुझे तुरंत यहां से मूव आउट करना होगा। इन बेरहम लोगों से अभी दूर जाना होगा। हाई लाइफ जीने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मैंने किसी को गुड बाय नहीं कहा। अगली सुबह मैं अपना पैक्ड सूटकेस लेकर नीचे आया। मेरी मदर लिविंग रूम में थी, एलिगेंट तरीके से अपनी मॉर्निंग टी पी रही थी। मुझे देखकर उन्होंने बस बेरुखी से एक भौं ऊपर उठाई। उनकी आवाज शांत थी। कहाँ जा रहे हो? कहीं और सोने। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। अपना सिर झुकाकर दोबारा फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ने लगी। मेरा नाम मात्र का फादर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये घर किसी आइस सेलर की तरह ठंडा था। मैंने अपना सूटकेस घसीटा और बिना पीछे मुड़े उस शानदार विला से बाहर निकल गया। सिटी सेंटर में मेरा एक पेंट हाउस अपार्टमेंट था जिसे मैंने बहुत पहले खरीदा था और अब उसे यूज करने का परफेक्ट टाइम था। अपार्टमेंट बहुत बड़ा और खाली था और फ्रिज भी खाली था। मैं पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट की तरफ गाड़ी चलाकर गया। मुझे इस नए घर को फूड और स्नैक्स से भरना था। शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए मैं पूरी तरह से भरे हुए शेल्फ्स के बीच चलने लगा। मैं एक शॉपिंग रोबोट की तरह था जो बिना किसी इमोशन के कार्ट में सामान डाल रहा था। जैसे ही मैं एक कोने से गुजरा, मैं अचानक रुक गया क्योंकि स्नैक आइल के एक कोने में मैंने एक लड़की को चुपके से अपनी स्लीव में ब्रेड का एक पैकेट ठूसते हुए देखा। वो मुझसे कुछ साल छोटी लग रही थी, छोटे कद की, और उसने एक पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी। वो काफी साफ सुथरी लग रही थी। बस दुख की बात यह थी कि उसके हाथ इतने साफ नहीं थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया, अपने हाथ बांध लिए और उसे मजे से देखने लगा। वो उसे अंदर ठूसने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। स्लीव बहुत छोटी थी, ब्रेड बहुत बड़ी थी। उसने बार बार कोशिश की। वो इतनी एंशियस थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। आखिरकार जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसकी मूवमेंट जम गई और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। हमारी नजरें हवा में मिली। मैं बिना एक शब्द बोले उसे घूरता रहा। 10 सेकंड के अंदर उसका चेहरा क्लियरली लाल हो गया। उन बड़ी गोल आंखों में पहले शॉक था, फिर पैनिक और आखिर में शर्म और ह्यूमिलिएशन का एक गहरा एहसास। ब्रेड पकड़े हुए उसका हाथ अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा। एक धप की आवाज के साथ ब्रेड का पैकेट फर्श पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया हो। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो अपना चेहरा जमीन में गाड़ देना चाहती हो। कितना बोरिंग है। मैं वहां गया, ब्रेड का पैकेट उठाने के लिए नीचे झुका और उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। फिर मैंने कैजुअली पास के शेल्फ से अलग अलग तरह की कुकीज और कैंडीज कार्ट में भर ली। जल्द ही मेरी कार्ट एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर हो गई। मैंने कार्ट को उसके सामने धकेला। उसका सिर अभी भी नीचे था, उसका पूरा शरीर तना हुआ था, जैसे वो किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। मैंने अपने जूते की नोक से उसके पुराने कैनवास शूज को हल्के से किक किया और शांति से कहा, खाने के लिए पैसे नहीं है। उसका शरीर कांपा, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। 1 सेकंड बाद, जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने जोर जोर से अपना सिरना में हिलाया। मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था। तुम हाँ और न दोनों में सिर हिला रही हो। क्या तुम मेरे लिए कोई माइम परफॉर्म कर रही हो? बात क्या है? मेरी टोन थोड़ी हार्श थी। वो मुझसे इतनी डर गई कि वो उछल पड़ी और झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। मुझे देखते हुए उसकी आंखों के किनारे लाल थे, आंसू भरे हुए थे। उसके होंठ हिले और कुछ धुंधले। उसके गले से कुछ आवाजें निकलीं और उसने अजीब तरीके से अपने हाथों से इशारा किया। मैं सुन्न रह गया। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में ख्याल आया, गूंगी। मैंने उसकी एंशियस और बेबस अपीयरेंस को देखा और मेरे दिल में जो झुंझलाहट थी वो तुरंत शांत हो गई। मुझे पछतावा हुआ। उस वक्त मैंने खुद को एक असली कमीना महसूस किया, उस टाइप का जिसे आधी रात को ये याद आने पर खुद को 2 थप्पड़ मारने पड़े। मैंने और कुछ नहीं कहा। दूसरी शॉपिंग कार्ट लेने के लिए मुड़ा और उसे खराब न होने वाले खाने के सामान, नॉन पेरिशेबल फूड से भर दिया। फिर मैंने दोनों कार्ट्स को धक्का दिया और उसे पीछे आने का इशारा किया। वो अब भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बस उसकी कलाई पकड़ी और उसे चेकआउट काउंटर तक खींच ले गया।
पेमेंट करने के बाद मैंने बड़े छोटे बैग्स उठाए, जबकि वो एक छोटी पूंछ की तरह मेरे पीछे चलने लगी। उसने भी स्नैक्स के कुछ सबसे हल्के बैग्स पकड़ रखे थे। अपनी स्पोर्ट्स कार में सारा सामान रखने के बाद मैंने उसे अंदर बैठने को कहा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर पैसेंजर डोर खोला और अंदर बैठ गई। फिर मैंने उसका एड्रेस पूछा। उसने फोन लिया। उसकी छोटी उंगलियां काफी देर तक स्क्रीन पर टैप करती रहीं और आखिर में एक लोकेशन पिन पॉइंट की। ये एक पुराना नेबरहुड था, एक ऐसी जर्जर जगह जहां से मैं कभी गुजरता तक नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते कार में डरावनी खामोशी थी। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और अपनी शर्ट का कोना पकड़ रखा था। कार संकरी टूटी फूटी गलियों से गुजरी और आखिर में एक टेनमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी, जो ऐसी लग रही थी जैसे अभी गिर जाएगी। मैंने इंजन बंद किया और कार से ग्रोसरी बाहर ले जाने में उसकी हेल्प की। कॉरिडोर अंधेरा और नम था, जिसमें फफूंद और दूसरी अजीब बेनाम गंध भरी हुई थी। वह मुझे तीसरी मंजिल पर ले गई और उखड़ते पेंट वाला एक लकड़ी का दरवाजा खोला। चाइनीज मेडिसिन की एक तेज गंध मुझे महसूस हुई। कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आप क्लियरली देख सकते थे कि एक खाली घर कैसा दिखता है। आज पहली बार मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। एक पुरानी लकड़ी की खाट पर एक दुबली पतली बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उन बूढ़ी औरत की आंखें बंद थीं, उनकी सांसें धीमी थीं। लड़की ने सामान नीचे रखा, बेडसाइड की तरफ दौड़ी, कुशलता से बूढ़ी औरत को कंबल ओढ़ाया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मैं समझ गया। बात ये नहीं थी कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि ये थी कि उसके पास अपनी फैमिली मेंबर की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ब्रेड चुराना शायद इसलिए था क्योंकि वो बहुत भूखी थी और अपनी दादी के मेडिकल के पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। फिर से वही दुख भरी कहानी। मुझे इस तरह के सीन देखना सबसे ज्यादा नापसंद है। लड़की ने अपनी दादी की देखभाल करने के बाद वो मेरे पास आई, झुककर प्रणाम किया, फिर टेबल से एक पुरानी नोटबुक ली और उस पर जल्दी से लिखा। उस पर सुंदर हैंडराइटिंग में एक लाइन लिखी थी, थैंक यू। इन सब में कितने पैसे खर्च हुए, मैं फ्यूचर में आपको जरूर वापस कर दूंगी। मुझे वो लाइन थोड़ी फनी लगी। मुझे वापस क्या दोगी? फिर से चोरी करके? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और अपनी फैमिली के पर्सनल असिस्टेंट को कॉल किया। मैंने फोन पर संक्षेप में बात की। लाओ वांग, सिटी के सेंट्रल हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड से कांटेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। 15 मिनट में सिटी के वेस्ट में इस टेनमेंट बिल्डिंग के एड्रेस पर एक एम्बुलेंस भेजो। वे इसे तुम्हें भेज देंगे। सारा खर्च सीधे मेरे अकाउंट में चार्ज कर देना। पूरे प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम समय लगा। लड़की पूरी तरह दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे ब्लैंकली घूर रही थी। रोना भूल गई, लिखना भूल गई। मैं समझ सकता था उसके लिए जिस चीज का सपना देखने में उसे पूरी उम्र लग जाती, उसे मैंने एक सिंगल फोन कॉल से सॉल्व कर दिया था। मैंने उसके पैरों के पास पड़े लगेज बैग को हल्के से किक किया। तुम क्या स्पेसिंग आउट कर रही हो? अपना सामान पैक करो और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत हड़बड़ी में पैकिंग करने लगी। एक्चुअली पैक करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कुछ पुराने फीके कपड़े, एक इनेमल मग जिसका हैंडल टूटा हुआ था। एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई। प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ ने सावधानी से उन बूढ़ी औरत को स्ट्रेचर पर लिटाया। शुरू से अंत तक लड़की ने मेरी शर्ट का कोना कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि मैं अचानक गायब हो जाऊंगा। हालांकि ये थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन मैंने उसका हाथ पीछे नहीं हटाया। हॉस्पिटल में सब कुछ स्मूथली अरेंज हो गया। एक स्पेशल वार्ड जिसमें 24/7 नर्सिंग केयर थी। टॉप एक्सपर्ट्स की एक टीम ने तुरंत कंसल्टेशन शुरू कर दी। मैं उस उजले और साफ हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा था, अंदर बिजी डॉक्टर्स और नर्सेस को देख रहा था और बेड साइड पर उस लड़की को जो घबराई हुई और ग्रेटफुल लग रही थी। टोंग लोंग की मौत को लेकर मेरे दिल में जो थोड़ी उदासी थी, वो थोड़ी कम होती महसूस हुई। पैसे खर्च करके वाकई अच्छा मूड खरीदा जा सकता है। तभी मेरी शर्ट का कोना फिर से हल्के से खींचा गया। उसने वो फटी हुई नोटबुक मेरे सामने की जिस पर लिखा था, मैं आपकी इस मेहरबानी का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैंने दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाई और उस लड़की की तरफ देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुमसे बदला चाहिए। वो जल्दी में थी। उसने अपनी नोटबुक में बहुत तेजी से लिखा। उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी मैसी थी, बहुत साफ नहीं थी। मैं आपका पैसा फ्री में नहीं ले सकती। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने वे 2 शब्द देखे, अच्छे इंसान। मेरे होठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आज के दौर में मुझ जैसे इंसान को भी एक अच्छा इंसान माना जा सकता है। पैसा होना वाकई बहुत अच्छी बात है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। पहली बात, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। दूसरी बात, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उस तरह का इंसान हूं जिसे परेशानी से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हारा यहां मेरे साथ बहस करना मुझे परेशानी दे रहा है, समझी? वो मेरे इस ट्विस्टेड लॉजिक से थोड़ी हैरान थी। वो मुझे ब्लैंकली घूरती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा और आह भरी। मैं उसके पास गया।
अब और बकवास नहीं। मैंने उसके हाथ से नोटबुक और पेन लिया और नोटबुक में लिखा, बस इसे ऐसे समझो कि मैं एडवांस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, फ्यूचर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, ताकि अगर कभी मेरे बुरे दिन आए और मैं सड़कों पर भीख मांग रहा हूँ तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना याद रखना। लिखने के बाद मैंने नोटबुक वापस उसके हाथों में थमा दी। वह नोटबुक के शब्दों को देखकर काफी देर तक दंग रह गई। फिर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें झरने के पानी जैसी साफ थीं। आखिरकार आंसू निकल ही आए। वो जोर से नहीं रोई, बस खामोशी से आंसू बहाती रही। एक एक बूंद उस पुरानी फटी हुई नोटबुक पर गिरी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ और मैंने दूसरी तरफ देखा। ठीक है, अब और मत रो। तुम्हारी दादी को अभी भी तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। इस तरह रोने का क्या मतलब है? मैंने एक पल के लिए सोचा और आगे कहा, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? मैं लाओ वांग से कहकर तुम्हारी ट्यूशन फीस भी भरवा दूंगा और साथ ही हर महीने वो तुम्हें रहने के खर्च के लिए 5,000 ट्रांसफर कर देगा, जब तक कि तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जॉब नहीं ढूंढ लेती। ये मत कहना कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसे भी एक इंश्योरेंस प्रीमियम ही समझो। इतना कहने के बाद मुझसे ये फिल्मी सीन और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर मुड़ा और वहां से निकल गया। चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मुझे अचानक ये थोड़ा मजाकिया लगा। जांग फैमिली का मुझ जैसा महान सेकंड यंग मास्टर कभी बुरे दौर से कैसे गुजर सकता है? पूरी तरह इम्पॉसिबल है ना? मैं तो बस अपने लिए कुछ अच्छा कर्मा इकट्ठा करने के लिए पैसे खर्च कर रहा था। आखिर मेरे आसपास के सभी लोग शातिर और डरावने हैं। मुझे और ज्यादा अच्छा कर्मा जमा करना होगा, तभी मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि मुझ जैसा निठल्ला अपनी बाकी की लाइफ लग्जरी में बिता सके। फिर मेरा पतन हुआ 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल में। मेरा दिखावे का शरीफ और एलीट बड़ा भाई जांग लिंग चुआन। शादी के बाद जब ये मामला सामने आया, तब मैं एक प्राइवेट आइलैंड पर सनबाथिंग कर रहा था। जब मुझे कॉल आया तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही था। मेरा भाई अंदर से एक कमजोर और ढुलमुल इंसान है, फिर भी उसे गहरा प्यार करने का दिखावा करना पसंद है। मेरा वापस जाकर इस ड्रामे को देखने का मन तक नहीं हुआ। आखिर अमीरों की शादियां कमोबेश एक जैसी ही होती हैं। यही सब चलता रहा जब तक कि मेरे बैंक कार्ड्स एक एक करके फ्रीज नहीं हो गए। मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स के मालिक रातों रात बदल गए। तब जाकर मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जब तक मैं आइलैंड से वापस भागा, सब कुछ पहले ही सेटल हो चुका था। जांग कॉरपोरेशन का नाम बदलकर लियू हो गया था। मेरे फादर पर अनगिनत इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए मुकदमा चलाया गया। सबूत पक्के थे। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे आंसू बहाते हुए बितानी होगी। मेरा भाई जांग लिंग चुआन खाली हाथ निकल गया और मैं, एक यूजलेस इंसान जो सिर्फ मुफ्तखोर बनना चाहता था, मुझे भी नहीं बख्शा गया। 20 साल से ज्यादा समय से मैंने जो पैसा बड़ी मेहनत से बचाकर रखा था, वो जा चुका था। मैं अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट के सामने खड़ा उन 2 एक्सप्रेशनलेस बॉडीगार्ड्स को देख रहा था जो मेरा रास्ता रोके हुए थे। मेरा सिर चकरा रहा था। हे दीदी, अगर आपको बदला लेना है तो बदला लो। मेरे बेवकूफ भाई को मार डालो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपने मेरे बाप को जेल भेज दिया और जांग कॉरपोरेशन को खोखला कर दिया। इसका क्या मतलब है? ये सोचकर मेरा खून खौल उठा। क्या मैं किसी फीमेल लीड वाले रिवेंज नॉवल में जी रहा हूं और वो साइड कैरेक्टर बन गया हूं जिसे आसानी से रास्ते से हटा दिया जाता है? तभी दरवाजा खुला। लियू किंग शू मेरे फेवरेट इटालियन सोफे पर बैठी थी और एलिगेंट तरीके से वाइन का गिलास घुमा रही थी। 5 साल बीत चुके थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ठंडी लग रही थी। सब कुछ कंट्रोल में रखने वाला वो पावरफुल औरा दम घोंटने वाला था। उसने मुझे देखा और अपना वाइन गिलास नीचे रख दिया। मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई। जियो यू, तुम वापस आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। वो खड़ी हुई और कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ी। उसने मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मुझे इस तरह मत देखो, मैं भी ये नहीं चाहती थी। मैंने अपना सिर झुका लिया ताकि वो मुझे छू न सके। वो नाराज नहीं हुई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ है। मैंने उसे एक मौका दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसने उसकी कद्र नहीं की। लियू किंगशू ने अपना सिर हिलाया, मेरे एक्सप्रेशन को मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तो यही वजह है कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया? वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आवाज में एक तरह का आकर्षण, एलियोर था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। उसने पहले मेरे साथ गलत किया था, अब मेरा बदला लेना पूरी तरह से जायज है। मुझे उस तरह का हस्बैंड नहीं चाहिए। इतना कहकर वो एक कदम और मेरे करीब आई, जिससे मुझे उसके हावी होने का गहरा एहसास हुआ। जियो यू, क्या तुम मेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड हो? मैं पहले की तरह ही तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। ये सुनकर मैं तब तक हंसा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं आ गए। मैंने अपनी आंखों के कोने पहुंचे और लियू किंगशू के उस फ्लॉलेस और परफेक्ट चेहरे को देखा।
तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनकर मुझे अब शक होने लगा है कि तुमने उसे अपने हाथों से विदा किया है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आखिरकार जम गई। हालांकि ये सिर्फ एक पल के लिए था, फिर भी मैंने इसे पकड़ लिया। मेरे दिल में बची हुई उम्मीद की आखिरी किरण भी गायब हो गई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये औरत शुरू से ही पागल रही है। वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने अपनी मुस्कुराहट वापस ली और उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, फिर धीरे से हिकारत कॉन्टेम्प्ट में उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट का आखिरी निशान भी मिट गया और उसकी जगह एक ठंडी बेरुखी इंडिफरेंस ने ले ली। तुम्हें अपनी भलाई का अंदाजा नहीं है। उसने मेरी तरफ दोबारा देखे बिना अपना हाथ लहराया। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, एक मेरे लेफ्ट में और एक राइट में। उन्होंने मुझे किसी चूजे की तरह उठा लिया। मुझे बेरहमी से मेरे ही घर से बाहर फेंक दिया गया। मैं उस खाली हॉलवे में खड़ा था। मैं खुद पर तंज स्नीर कसे बिना नहीं रह सका कि अगर मैंने सच में उसकी शैतानी बातों पर यकीन कर लिया होता और वहां रुक जाता, तो जब वो मुझसे ऊब जाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब और कैसे मर गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहां तक कि मेरे पिता जैसे पुराने लोमड़ी को भी उसने अपनी साजिशों में फंसा लिया। मुझ जैसे ऐशपरस्त हीडोनिस्ट के पास, जो सिर्फ खाना और खेलना जानता है, उससे लड़ने के लिए क्या है? इस साइको से दूर रहना किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और उन दोस्तों को ढूंढा जो मुझे हमेशा भाई यू कहकर बुलाते थे। मैंने पहला कॉल किया। हेलो यंग मास्टर जो, मैं जांग जियोयू बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ 3 सेकंड तक सावधानी भरी खामोशी रही। ये कौन है? सॉरी, आपने गलत नंबर लगाया है। कॉल काट दिया गया। मैं एक पल के लिए दंग रह गया, फिर खुद पर ही हंस पड़ा। मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। रिजल्ट बिल्कुल वही था। तीसरा, चौथा या तो गलत नंबर थे या किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैं ठंडी दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने सो कॉल्ड दोस्तों को एक एक करके फोन से डिलीट कर दिया। सबको डिलीट करने के बाद स्क्रीन पर केवल कुछ अकेले फैमिली नंबर्स रह गए। मैंने अपने पास मौजूद हर कीमती चीज बेच दी। टोटल मिलाकर मुझे 100,000 येन से भी कम मिले। ये अमाउंट पहले मेरी एक रात की ड्रिंकिंग मनी के लिए भी काफी नहीं होता। अब ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। जैसे ही मैं सड़क पर बिना किसी मंजिल के भटक रहा था, मैं किसी तरह वापस अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गया। मैं अपनी कड़वी हंसी नहीं रोक सका। ये नहीं चलेगा। वो बस स्क्रू टाइट करने के लिए कोई फैक्ट्री ढूंढ लेगा। वहां रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और खाना पीना और रहना भी शामिल होता है। वैसे भी 20 साल से ज्यादा की अमीर लाइफ के बाद मैं काफी जी चुका हूँ। मैंने अपना सिर झुकाया और चलते हुए हिसाब लगा रहा था। तभी अचानक मेरी टक्कर एक सॉफ्ट बाहों एम्ब्रेस से हुई। एक हल्की और फ्रेश खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी मुलाकात अचानक एक जोड़ी साफ आंखों से हुई। वो एक नाजुक चेहरे वाली लड़की थी। वो थोड़ी फैमिलियर लग रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं उससे कहाँ मिला था, लेकिन वो क्लियरली मुझे जानती थी। मैं उसकी आंखों में वो पल साफ देख सकता था जब उसने मुझे पहचान लिया। एक अजीब सी खुशी और राहत उसके चेहरे पर उमड़ पड़ी। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसे किसी बात का एहसास हुआ। आखिर में उसने बस जल्दी से और अनाड़ीपन क्लमसिली के साथ अपनी जेब से एक फोन निकाला और उस पर तेजी से टाइप किया। फोन की स्क्रीन जल उठी। मिस्टर जांग, क्या आपको अभी भी मैं याद हूं? मैंने उन शब्दों को देखा। मिस्टर जांग। आजकल बहुत कम लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मैंने उसके चेहरे को और करीब से देखा। यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। अचानक मुझे सब याद आ गया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। 5 साल पहले सुपरमार्केट में कांपती हुई वो लड़की जो उस छोटे से जर्जर घर में अपनी दादी की देखभाल कर रही थी। ये तुम हो? उसकी आंखें तुरंत हैरानी और खुशी से चमक उठीं। उसने पागलों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी साफ आंखों से खुशी जैसे छलक रही थी। मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फिर से जल्दी से टाइप किया और फोन मेरी तरफ कर दिया। स्क्रीन पर लिखा था, मैंने जांग फैमिली की सिचुएशन के बारे में न्यूज देखी थी। मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद आप यहाँ चेक करने आएंगे, इसलिए मैं कल से यही इंतजार कर रही हूँ। मेरे दिल को जैसे किसी चीज ने झकझोर दिया। दूसरे शब्दों में, जब से मुझे घर से निकाला गया था, उन 24 घंटों से वो उस अपार्टमेंट के नीचे इंतजार कर रही थी, जहां मैं अब जा भी नहीं सकता था। एक अनिश्चित पॉसिबिलिटी के लिए इंतजार करने का सबसे अनाड़ी तरीका अपनाते हुए। एक अजीब और कॉम्प्लेक्स इमोशन मेरे अंदर उमड़ पड़ा। जहां मेरे सो कॉल्ड दोस्त मुझसे रिश्ते तोड़ने में बिजी थे, वहीं एक जवान लड़की जिसे मैं लगभग भूल चुका था, वो यहाँ पूरे दिन और रात से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहा। उसने शायद मेरी शर्मिंदगी देख ली थी। फोन की स्क्रीन पर नए शब्द दिखाई दिए। क्या आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? मैं खामोश रहा, जिसे एक साइलेंट एडमिशन माना गया। उसने अपना फोन रख दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी हुडी की स्लीव को खींचा। उसकी पकड़ बहुत हल्की थी, मैं आसानी से हाथ छुड़ा सकता था, लेकिन स्लीव पर वो मिन्नत भरी पकड़ एक अदृश्य चेन की तरह थी जिसने मुझे हिलने तक नहीं दिया। उसने मुझे घुमाया और सड़क के कोने की ओर ले गई, जैसे मुझ पर किसी का साया हो। मैंने कोई विरोध नहीं किया और बस उसके पीछे पीछे चल दिया। हम एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे। उस बेकरी के स्टोर फ्रंट से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। दुकान का नाम था लिटिल लाइट बेकरी। दुकान बंद थी, लेकिन डिस्प्ले केस की लाइटें अभी भी चालू थीं। उसने चाबी से दुकान का दरवाजा खोला, फिर पीछे मुड़ी और आंखों से मुझे अंदर आने का इशारा किया। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। काउंटर के नीचे से हवा में मक्खन और गेहूं की खुशबू भरी हुई थी। उसने एक सावधानी से लैमिनेट किया हुआ फोल्डर निकाला, जिसमें से उसने कागज का एक पीला पड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और मेरे सामने रख दिया। ये वही इंश्योरेंस क्लॉज था जिसे मैंने 5 साल पहले जल्दी जल्दी में लिखा था। अगर कभी मेरे बुरे दिन आए और मैं सड़कों पर भीख मांग रहा हूं, तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना याद रखना। उसने उस पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया, फिर मेरी तरफ, फिर अपनी तरफ और इस बेकरी की तरफ। उसकी आंखें इतनी सीरियस थीं जैसे वो किसी पवित्र कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रही हो। आखिरकार वो मुड़ी और ओवन से एक अभी भी गर्म क्रोइसेंट क्रॉसॉन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें कोई दया नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी, बस एक सच्चाई थी कि अब मेरी बारी थी। मैंने वो ब्रेड ली और एक बाइट ली। उसका टेस्ट, हालांकि उस हाई एंड खाने जैसा नहीं था जो मैं पहले खाता था, इसमें एक सुकून देने वाला एहसास था। क्या तुम लोग अभी भी स्टाफ हायर कर रहे हो? लड़की एक पल के लिए दंग रह गई। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। उसने पागलों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। उस दिन मेरी लाइफ का वो धुंधला पहला हिस्सा खत्म हो गया और मेरी लाइफ का दूसरा हिस्सा लिटिल लाइट नाम की इस छोटी सी बेकरी से जुड़ गया। हम अटूट रूप से एक दूसरे से जुड़ गए और मेरी बॉस वो गूंगी लड़की थी जिसे मैंने सोचा था कि मैं कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, एक लड़की जिसका नाम सू था। उस पैसे की बदौलत जिससे मैंने उसे स्पॉन्सर किया था और उसकी अपनी सेविंग्स से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने इस सड़क पर यह बेकरी खोली थी। स्टोर फ्रंट बड़ा नहीं था, लेकिन बिजनेस काफी अच्छा था। पड़ोसी सभी बहुत ज्यादा केयरिंग लग रहे थे। वे हमेशा यहाँ आने के लिए लंबा रास्ता तय करते, कुछ ब्रेड खरीदते और थोड़ी बातचीत करते। एक जवान लड़की के लिए अकेले रहना आसान नहीं है। अब बेहतर है, उसके पास हेल्प करने के लिए कोई है। बस उसे देखना ही सुकून देता है। मैंने भालू के प्रिंट वाला एक एप्रन पहन रखा था। मैं अनाड़ी तरीके से ताजी बैक टोस्ट पैक कर रहा था। इन बातों को सुनकर मेरे दिल में कोई हलचल महसूस नहीं हुई। मुझे सुकून देने वाला कह रहे हैं, मुझ जैसे आलसी इंसान को जो इतना यूजलेस है कि अनाज के बीच फर्क तक नहीं बता सकता। उन्हें कैसे लगा कि मैं सुकून देने वाला हूं? लेकिन मेरी प्रेजेंस ने वाकई उसका बोझ कम कर दिया था। कम से कम भारी कामों में जैसे आटे और चीनी की बोरियां उठाना। उसके जैसी छोटी और नाजुक लड़की को अब उन्हें करने के लिए अपने दांत पीसकर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। शाम को दुकान बंद हो गई। हम ऊपर के छोटे से अपार्टमेंट में वापस चले जाते। अगर मुहावरा एक घर जिसमें 4 खाली दीवारों के अलावा कुछ नहीं है उसकी पिछली जगह को डिस्क्राइब करता था, तो इस जगह को शायद एक ऐसी दीवार, एक डाइनिंग टेबल, 2 कुर्सियां, एक सोफा और बालकनी से अलग किया गया एक छोटा सा कमरा वाला घर माना जा सकता था। वो मेरा बेडरूम था। ये मेरे पिछले मेंशन के बाथरूम से भी छोटा था, लेकिन मैं पिछले 20 से ज्यादा सालों की किसी भी रात की तुलना में यहाँ ज्यादा चैन से सोया। वहां कोई साजिश नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। हवा में बस नीचे से आती हुई गेहूं की हल्की खुशबू तैर रही थी। मैंने एक ऑर्डिनरी इंसान बनना सीखना शुरू किया। ये सीखना कि हर जगह धूल उड़ाए बिना झाड़ू कैसे लगाते हैं। ये सीखना कि किचन को उड़ाए बिना कांजी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ज्यादातर समय रिजल्ट्स बहुत खराब होते थे। मैंने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया और बहुत ही नमकीन रेड बीन सूप बना दिया। उसने उसे टेस्ट किया। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसने उसे थूका नहीं। उसने बस खामोशी से एक बड़ा गिलास पानी पिया, फिर पेन उठाया और अपनी नोटबुक में लिखा, टेस्ट बहुत यूनिक है, अगली बार आप थोड़ी कम चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसके सीरियस एक्सप्रेशन को देखा। मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने बाउल छीना और उसे कचरे में फेंक दिया। तब से मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। मैंने टेक्स्ट बुक्स का ढेर खरीद लिया। हर रात मैं उसके सो जाने तक इंतजार करता। अपने छोटे से कमरे में मैं अपने फोन की स्क्रीन देखकर बार बार प्रैक्टिस करता। सबसे सिंपल फ्रेजेस जैसे हेलो, थैंक यू से लेकर आज के आपने कड़ी मेहनत की और गुड नाइट तक। पहली बार जब मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए थोड़े अजीब इशारों का इस्तेमाल किया तो वो जम गई। फिर उसकी अक्सर शांत रहने वाली आंखों में ऐसा लगा जैसे कोई सितारा अचानक गिर गया हो। वो चौंकाने वाली हद तक चमकदार थीं। उसने भी अपना हाथ उठाया और मुझे बहुत सीरियसली जवाब दिया। उस मोमेंट में मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिछले 20 से ज्यादा सालों में कभी ऐसा पल नहीं आया जहां कुछ करना इतना सार्थक लगा हो जितना अब लग रहा था। दिन बस इसी तरह बीतते गए। धीरे धीरे सब बेहतर होने लगा।
मैं एक ऐसे बेवकूफ से जिसे ओवन इस्तेमाल करना तक नहीं आता था एक बेकिंग अप्रेंटिस बन गया जो कुशलता से क्रीम फेंट सकता था और फूल बना सकता था। दुकान का बिजनेस और भी बेहतर होता गया। हमने बगल वाली दुकान भी ले ली और स्टोर फ्रंट को बड़ा कर लिया। मेरे अकाउंट में फिर से ठीक ठाक पैसे आ गए थे। इतनी सेविंग्स तो थी ही कि मैं बाहर जाकर कहीं और जगह किराए पर ले सकूं। कई बार मेरा मन हुआ कि सुअर से इस बारे में बात करूं, लेकिन हर बार शब्द होठों तक आकर वापस लौट जाते। कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा, अकेले रहना बहुत बोरिंग है। इसके अलावा उसके जैसी जवान लड़की के लिए ये आसान नहीं है। मैं उसकी मदद कर सकता हूं। मैंने अपने दिल में खुद को कुछ बहाने दिए और फिर शांति से वहीं रुका रहा। इसलिए हमने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। उसने भी जैसे मेरी मौजूदगी को खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया था। मैं प्यार में यकीन नहीं करता। मेरे फादर और मेरा भाई इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन सू के साथ मिलने वाली ये शांति एडिक्टिव थी। मैंने अपना सिर हिलाया और इन फालतू ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। लगभग दोपहर हो चुकी है। मुझे जाकर उसके लिए लंच तैयार करना है। मैं अपना एप्रन उतार रहा था और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी एक जाना पहचाना फिगर दुकान का दरवाजा धकेलकर अंदर आया। जो इंसान आया था उसने एकदम फिटिंग वाला बिजनेस सूट पहना था और उसका मेकअप बहुत शानदार था। उसके बाल सफाई से एक जूड़े में बंधे थे। उसकी पूरी पर्सनालिटी से एक सक्सेसफुल इंसान वाला एलीट ऑरा झलक रहा था। वो बाई निंगबिंग थी। मैंने उसे 5 साल से नहीं देखा था। गरीबी की वजह से जो असुरक्षा और लाचारी उस पर दिखती थी वो अब पूरी तरह धुल चुकी थी। अब वो फटी हुई यूनिफॉर्म वाली पुरानी स्कूल ब्यूटी नहीं थी जो मुझसे भीख मांग रही थी। अब वो बहुत रिफाइंड और परफेक्ट थी। उसके पीछे लगभग 20 साल की उम्र का एक यंग लड़का था जिसने सूट और लेदर शूज पहने थे। वो किसी रिसेंट मेल कॉलेज ग्रेजुएट जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर नफरत भरी थी। शायद कोई मेल असिस्टेंट होगा। बाई निंगबिंग की नजर एक पल के लिए मेरे भालू वाले एप्रन पर रुकी। उसकी भौहें हल्की सी तनी, लेकिन उसने तुरंत वो पोलाइट स्माइल वापस ले ली। जांग जियो यू, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने ग्रीटिंग के तौर पर सिर हिलाया। मेरा एप्रन उतारने का एक्शन नहीं रुका। वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ये सही नहीं होगा। आखिरकार उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और मेरे सामने कर दिया। ये 10 लाख है। मुझे पता है कि हमारे 10 साल के एग्रीमेंट में अभी कुछ साल बाकी हैं, लेकिन अब मुझमें चुकाने की एबिलिटी है, इसलिए मैं आपको एडवांस में वापस करना चाहती हूँ। मैंने चेक पर नंबर देखा, उसे उठाया और अपनी जेब में ठूंस लिया। थैंक्स, ये मेरा हक है। हालांकि मैंने कभी इसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसके पीछे खड़े मेल असिस्टेंट ने देखा कि मैंने कितनी जल्दी पैसे ले लिए। उसकी आंखों की नफरत और बढ़ गई। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक किए। उसकी नजर हमारी छोटी सी बेकरी पर घूमी और आखिर में मेरे चेहरे पर टिकी। ये वही नजर थी जिससे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, एक नीचा दिखाने वाली सहानुभूति। जियो यू, मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। अगर तुम्हारे पास अभी रहने के लिए कोई सूटेबल जगह नहीं है तो तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो। मेरे हस्बैंड और मैंने अभी कुछ समय पहले ही कंपनी शुरू की है। हमें अभी लोगों की जरूरत है। उसका जानबूझकर बनाया गया वो दयनीय चेहरा देखकर मुझे उल्टी आने लगी। तब वो ट्रांजैक्शन मेरा एक इन्वेस्टमेंट था। अब वो कर्ज चुका रही है। हम बराबर हैं। लेकिन अब वो ये नाटक कर रही है। अपने पुराने क्रेडिटर को एक दया का पात्र बनाना चाहती है, उसकी चैरिटी का। मैंने उसके बगल में खड़े उस मेल असिस्टेंट को और भी ज्यादा चिड़चिड़ी नजरों से देखा और अचानक समझ गया कि वो दूसरों को बचाने का आनंद ले रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तब उसकी लाचारी देखकर मजा आता था। अब वो भी मेरे पतन का आनंद ले रही थी। बस फर्क इतना है कि वो मुझसे ज्यादा हिपोक्रेट ढोंगी है, जिसे एक अच्छा इंसान होने का मुखौटा पहनना पड़ रहा है। मैंने रूखेपन से मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। बाई निंगबिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई। जियो यू, इतने चिड़चिड़े मत बनो। मुझे पता है कि तुम पहले कैसी लाइफ जीते थे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरी आवाज में अब साफ तौर पर इंपेशेंस, बेसब्री थी। मैंने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने आखिरकार जिद करना बंद कर दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी का एक निशान उभरा। ठीक है फिर, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। जैसे ही वो मुड़ी, उसके पीछे खड़े मेल असिस्टेंट ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। बड़े ध्यान से उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी बाह को सहारा दिया। बाई निंगबिंग ने भी नेचुरली अपना सिर झुकाया और उसे ऐसी मुस्कुराहट दी जिसे सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। इसी मोमेंट में मैंने कैजुअली अपना फोन उठाने का नाटक किया और खामोशी से उनकी दिशा में शटर बटन दबा दिया। एंगल बहुत अच्छा था। फोटो में मेल असिस्टेंट का हाथ लगभग उसकी कमर के पास था और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट। जो भी इसे देखता उसे ये नहीं लगता कि ये किसी ऑर्डिनरी सबऑर्डिनेट मातहत के लिए दी गई मुस्कान है। मैंने अपना फोन उठाया और उनकी तरफ लहराया। ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं।
फिर मैंने इंटरनेट पर उसके हस्बैंड का पब्लिक ईमेल एड्रेस ढूंढने में 2.5 मिनट लगाए। फिर मैंने गुमनाम तरीके से वो फोटो वहां भेज दी। ये सब करने के बाद मैंने सेंडिंग हिस्ट्री से वो फोटो डिलीट कर दी। मेरा मूड काफी हल्का हो गया। मैंने सू ई के साथ खामोशी से लंच खत्म किया। मेरा दिमाग भी धीरे धीरे शांत हो गया। मैं काउंटर से टेक लगाकर सोचने लगा कि इस 10 लाख का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उस पर लिखा नंबर इतना साफ था कि थोड़ा चकाचौंध कर रहा था। कितना समय हो गया है जब मैंने इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे। कम से कम अब हमारी लाइफ इतनी तंगी में नहीं बीतेगी और वो नए इक्विपमेंट भी आ जाएंगे जिनके लिए सू हमेशा तरसती थी। मैं जितना इस बारे में सोचता उतना ही खुश होता जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 लाख इतने काम के हो सकते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक साफ लेकिन जानबूझकर कमजोर बनाई गई आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। जियो। मैंने अपना सिर घुमाया और लू रुआन को देखा। ओह, आज काफी पुराने जानने वाले आ रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हें कुछ काम है? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के काउंटर से टेक लगाकर खड़ा रहा। उसने अपने होंठ भींचे। उसकी चमकती आंखों में आंसू भरे थे। वो कुछ कहने की चाहत, लेकिन हिचकिचाहट वाला लुक मुझे बीमार महसूस करा रहा था। लू रुआन की आवाज में थोड़ी शिकायत थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। सेकंड मिस लू, अब आप कौन सा नाटक कर रही हैं? मैं लगभग ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। जियो, मुझे पता है कि मैं पहले बहुत बेवकूफ थी। मैंने कई गलत चीजें की। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक जुनूनी और तूफानी प्यार पसंद है, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, मैं जो सच में चाहती हूं वो बस एक स्टेबल फैमिली है। उसकी टोन सिंसियर थी। उसकी आंखें गहरी मोहब्बत से भरी थीं। उसने अपना सिर उठाया। वे भीगी हुई आंखें मुझे गौर से देख रही थीं, जिनमें गहरी यादें और प्यार झलक रहा था। जांग जियो, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मुझे तुम्हारी अब की सिचुएशन पता है। मेरी बहन ने वाकई बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। उसकी टोन में एक इशारा था, पिटी और चैरिटी का। लो, ये फिर से शुरू हो गया। वो भटका हुआ बेटा वापस आ गया वाला नाटक, है ना? लेकिन गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ शुरू ही कब किया था? मैंने अपनी आंखें मटकाने की इच्छा को बमुश्किल रोका। मेरे ख्याल कुछ साल पीछे चले गए। वो शादी बहुत ही भव्य और टचिंग थी। शादी में वो रोई थी और उसने कहा था कि मैं उसकी लाइफ की रोशनी हूं। वो खुशी जिसे उसने सब कुछ दांव पर लगाकर पाया था। उस वक्त मैं स्टेज के नीचे खड़ा उस बेवकूफ को देख रहा था जो इमोशनल होकर आंसू बहा रहा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, ये बंदा तो गया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, शादी के 2 साल भी नहीं बीते थे कि लू रुआन इससे ऊब गई। जब जुनून फीका पड़ा और शादी डेली रूटीन में बदल गई तो वो नेचुरली बोर होने लगी। फिर सही समय पर एक ग्रीन टी लड़का सामने आ गया। किस्मत से वो बेचारा पूरी तरह यूजलेस नहीं था। उसने लू रुआन के खिलाफ सबूत अपने पास रखे थे क्योंकि वो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाना चाहता था। फिर वो गायब हो गया। आसमान के नीचे ऐसे इत्तेफाक नहीं होते। इसके पीछे जरूर मेरी सिस्टर इन लॉ लियू किंगशू का हाथ रहा होगा। अपने ख्यालों को वापस खींचते हुए मैंने अपने सामने खड़ी लू रुआन को देखा, जो अभी भी अपनी गहरी मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी। मेरे होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लू रुआन, क्या तुम्हें लगता है कि सारे मर्द बेवकूफ होते हैं? उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया। मैंने धीरे से कहना शुरू किया, तुम्हारे हस्बैंड का फ्यूनरल बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। मैंने न्यूज में देखा था, तुम पागलों की तरह रो रही थी। उसे सुनकर कलेजा फट जाता था और देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। बस दुख की बात यह है कि अगर मैं उस रात होटल के सामने नहीं होता और मैंने तुम्हारे जैसी दिखने वाली किसी लड़की को एक हैंडसम लड़के की बाहों में हाथ डाले लिफ्ट में जाते हुए नहीं देखा होता। लू रुआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। ओह, सही कहा। लगता है वो हैंडसम लड़का ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। कुछ ही समय बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। लू रुआन, क्या तुम थकती नहीं हो? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे उसकी कांपती हुई पुतलियों में झांकते हुए। हर दिन एक मास्क पहनकर एक्टिंग करना, क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आती? मैंने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार वो दरवाजे के फ्रेम से जा टकराई। उसका पूरा शरीर पतझड़ की हवा में एक पत्ते की तरह कांप रहा था। तुम बकवास कर रहे हो। उसकी ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कमजोर दलील इतनी बेदम थी जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हों। मुझे अब उसके साथ बकवास करने की जहमत नहीं उठानी थी। मुझे डर नहीं था कि वो मुझसे बदला लेगी। एक औरत जो सेंट बनने का रोल निभाने के लिए इतनी पागल हो, वो कभी खुद को आपा खोने या शर्म के मारे गुस्सा करने की इजाजत नहीं देगी। उसके लिए उसकी इमेज उसकी जान से ज्यादा कीमती थी। उसने वो मास्क इतने लंबे समय से पहन रखा था कि वो उसके चेहरे से चिपक गया था। उसे अब उतारा नहीं जा सकता था। दफा हो जाओ। वो ऐसे भागी जैसे उसे कोई माफी मिल गई हो और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई।
उसकी जाती हुई पीठ बहुत ही दयनीय लग रही थी। दुकान में आखिरकार फिर से शांति छा गई। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 5 सालों में जमा हुई सारी बुरी किस्मत मैंने बाहर निकाल दी हो। सीढ़ियों से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। सुई नीचे आई। उसके हाथ में ताजे बने हुए मीठे सूप का एक बाउल था। वो मेरे पास आई और बाउल मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। मैंने अपना सिर हिलाया, इशारा किया कि कुछ नहीं। सुई ने साइन लैंग्वेज में इशारा किया। उसके एक्सप्रेशन चिंता भरे थे। लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो। मैंने उसकी साफ आंखों में देखा और मुस्कुराया। बाउल नीचे रखे बिना मैंने अपनी थोड़ी अजीब साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इशारा किया। मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो समझ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और हम पर पड़ रही थी। सुकून। उस दिन के बाद मैंने उस सर्कल के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया और उनसे पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ लिया। अब मैं बस सू के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, इस छोटी सी दुकान को चलाना चाहता हूँ और एक शांत जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हर सुबह 5 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले उठता था ताकि नीचे जाकर ब्रेड के डो का पहला बैच तैयार कर सकूं। जब वो नींद भरी आंखों के साथ नीचे आती तो किचन पहले से ही गेहूं की हल्की खुशबू से भरा होता था। गर्म पानी भी उबल चुका होता था। वो हमेशा पहले मुझे साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कहती, फिर कुशलता से अपना एप्रन बांधती और आज की डेजर्ट्स बनाना शुरू कर देती। हम बहुत कम बोलते थे, लेकिन हमारा तालमेल और भी बेहतर होता जा रहा था। कभी कभी जब काम ज्यादा होता तो वो इतनी एंशियस हो जाती कि उसे पसीना आ जाता। मैं उसे एक गिलास बर्फ का पानी थमा देता। जब वो गिलास लेती तो उसकी उंगलियां कभी कभी मेरे हाथ के पिछले हिस्से से छू जाती। ठंडी, कोमल। मैंने उसकी सारी आदतों पर गौर करना शुरू कर दिया। अब उसे भी मेरे ख्यालों का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाइफ बहुत सैटिस्फाइंग थी। दिन में हम साथ मिलकर दुकान चलाते। शाम को वो मुझे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेजर्ट्स बनाना सिखाती। कभी कभी हम बिना पेन और पेपर के पूरी शाम बातें कर सकते थे। यह समझदारी मुझे सुकून देती थी। मैंने एक सवाल पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं प्यार में यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। मैं बस उसके साथ इसी तरह हमेशा रहना चाहता था। 3 महीने बाद मैंने उससे अपनी भावनाओं का इजहार किया, और सच कहूं तो मैंने उसे प्रपोज किया। उस दिन उसका बर्थडे था। मैंने दुकान में उसके लिए चुपके से एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। जब वो शाम को नीचे आई तो पूरी दुकान मोमबत्तियों से जगमगा रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर ही दंग रह गई और अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। मैं उसके पास गया, एक घुटने के बल बैठा और एक डायमंड रिंग निकाली। सू वेई, मुझे सुंदर शब्द बोलना नहीं आता। मैं हमेशा के प्यार की कस्मों में भी यकीन नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और जब तक हम चल न सकें तब तक इस दुकान को चलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते मोतियों की टूटी हुई माला की तरह थे। उसने पागलों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं उसे अंगूठी पहना सकूं। अंगूठी थोड़ी ढीली थी। उसका हाथ बहुत पतला था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली ताकि वो गिर न जाए। मैंने उसे गले लगा लिया, उसके बालों की हल्की खुशबू को महसूस किया। उस पल मुझे अचानक लगा कि मेरी पिछले 20 से ज्यादा सालों की लाइफ सिर्फ उससे मिलने की तैयारी थी। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। पैमाना बहुत बड़ा नहीं था। हमने सिर्फ पड़ोसियों और कुछ क्लासमेट्स को बुलाया जिनसे मेरी अच्छी बनती थी। मैंने किसी दिखावे के बारे में नहीं सोचा। मैं बस सुई को एक प्रॉपर शादी देना चाहता था। शादी से एक दिन पहले मैं बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर गया और अपने लिए एक अच्छा सूट खरीदा। सुई की वेडिंग ड्रेस हम दोनों ने मिलकर चुनी थी। जब उसने इसे पहनकर देखा तो वो जैसे चमक उठी। मैं फिटिंग रूम के बाहर खड़ा उसे आईने में देख रहा था। मुझे अचानक लगा कि ये थोड़ा अनरियल है। ये खूबसूरत फरिश्ते जैसी लड़की सच में मुझसे शादी करने जा रही थी। शादी वाले दिन सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। सुई की दादी की तबीयत में काफी सुधार हो गया था। वो व्हीलचेयर पर हमारी शादी में आई। उन बुजुर्ग महिला ने मेरा हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, हमारी जियो शाई का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वही है जो मेरा ख्याल रखती है। अंगूठी बदलने के दौरान सुई का हाथ कांप रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और उसके कान में धीरे से एक बात कही, नर्वस मत हो, ये सिर्फ एक रस्म है। वो थोड़ा सा हंसी। उसकी नर्वसनेस तुरंत गायब हो गई। मिस्टर जांग जियोयू, क्या आप मिस सू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या सेहत में, उनसे प्यार करने और उनकी रक्षा करने के लिए? मैं करता हूं। मिस सू, क्या आप मिस्टर जांग जियोयू को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं, अमीरी में या गरीबी में, बीमारी में या सेहत में, उनसे प्यार करने और उनका सम्मान करने के लिए? सुई बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने पागलों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया।
फिर उसने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इशारा किया, मैं करती हूं। ऑफिशिएंट पंडित अधिकारी थोड़ा हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। मैंने मुस्कुराकर उसके लिए ट्रांसलेट किया। मैंने कहा, उसने कहा वो करती है। स्टेज के नीचे से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब किस किस करने की बारी आई तो वो थोड़ी शर्मा गई। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। मैंने बहुत हल्के से, बहुत धीरे से उसके होठों को चूमा, जैसे मुझे डर हो कि उसे चोट न लग जाए। फिर मैं उसके कान के पास झुका और कहा, मिसेस जांग, मैं अब से आपके मार्गदर्शन का इंतजार करूंगा। वो मेरी बाहों में इतना हंसी कि उसके कंधे हिलने लगे। मेरे क्लासमेट्स भी एक एक करके हमें बधाई देने आए। एक पुराना रूममेट जिसके मैं काफी करीब था, उसने कहा, जियो यू, तुम बदल गए हो। पहले तुम हर चीज के प्रति बेरुखी, इंडिफरेंट दिखाते थे, अब तुम एक नॉर्मल इंसान लग रहे हो। मैंने अपनी दादी से बात करती हुई सुई को देखा और मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरे पास कोई ऐसा है जिसकी परवाह करना सार्थक है। शादी खत्म होने के बाद हम ऊपर अपने घर वापस आ गए। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस शादी में मिले कुछ गुलदस्ते और गिफ्ट ज्यादा थे। सुई ने अपनी वेडिंग ड्रेस उतारी और अपने रोजमर्रा के घरेलू कपड़ों में बदल गई। उसने किचन में मेरे लिए लेट नाइट स्नैक बनाया। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी व्यस्त आकृति को देख रहा था। मुझे अचानक बहुत संतुष्टि महसूस हुई। यही वो लाइफ है जो मैं चाहता हूँ। दो लोग एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे हैं। वो स्नैक लेकर आई, मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखा और मेरे चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। क्या सोच रहे हो तुम्हारे बारे में? उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने मजाक में मुझे धीरे से मारा। फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, जांग जियो यू, अब हमारी शादी हो गई है। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? मैंने अपना सिर हिलाया। कोई पछतावा नहीं। और तुम्हें? मुझे भी कोई पछतावा नहीं है, बस थोड़ा अनरियल, अवास्तविक लगता है, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका गाल खींचा। क्या दर्द हुआ? उसने अपना चेहरा पकड़ा और मुझे घूरा। फिर नोटबुक में लिखा, ये सपना नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूं। जब सुअर ने वे 3 शब्द लिखे तो उस मध्यम पीली रोशनी में उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसकी पलकें बारिश में भीगे तितली के पंखों की तरह थीं। मैं उन शब्दों को घूरता रहा। मेरे दिल को जैसे किसी चीज ने झकझोर दिया। ये जवानी में किसी स्कूल ब्यूटी के इजहार से होने वाली धड़कन नहीं थी, न ही पैसा लुटाने से मिलने वाली झूठी संतुष्टि थी, बल्कि यह एक गहरा धीमा सा एहसास था जिसके साथ एक ऐसी स्थिरता, स्टेबिलिटी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने उसके हाथ से पेन लिया। मैंने नोटबुक बंद की और जानबूझकर एक गंभीर चेहरा बना लिया। मिसेस जांग, काफी देर हो गई है। क्या तुम ये सब लिखकर मुझे एक बिना नींद वाली रात देने की कोशिश कर रही हो? वो हड़बड़ी में अपने हाथ हिलाने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अनाड़ीपन से साइन लैंग्वेज में इशारा करने लगी, ये सच है। मैंने आह भरी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी ठुड्डी उसकी रेशमी बालों पर टिकी थी। मुझे पता है, मेरी बाहों में वो लड़की बिल्कुल शांत थी। उसकी हल्की सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। उस पल मुझे अचानक महसूस हुआ कि जांग फैमिली की दौलत, लियू किंगशू या बाई निंगबिंग जैसी चीजें जो मेरे पास अब है, वो पिछले 20 सालों की कुल दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन किस्मत नाम की ये चीज हमेशा तब आपको पटखनी देती है जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं। शादी के बाद की लाइफ ओवन में फूलती हुई ब्रेड की तरह थी, गर्म और संतोषजनक। हम सुबह 4 बजे आटा गूंथने के लिए जागते थे और 6 बजे तक क्रोइसेंट क्रोसॉन्ट्स का पहला बैच ओवन से बाहर आ जाता था। पूरे घर में कमाल की खुशबू महक उठती थी। फिर वो मुझे क्रीम पाइप करना सिखाती थी। मेरे हाथ अनाड़ी थे। मैं हमेशा हर जगह क्रीम बिखेर देता था। वो गुस्सा नहीं होती थी। वो मेरा हाथ थामती और धीरे धीरे मेरा मार्गदर्शन करती। दोपहर में जब ग्राहक कम होते वो काउंटर पर ही झपकी ले लेती थी। कांच की खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर आती और उसके चेहरे पर रोशनी की छोटी छोटी बूंदें बिखेर देती। मैं अक्सर उसे सोते हुए एकटक देखता रहता। ये लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है, जैसे उसे इस कीचड़ भरी दुनिया ने कभी छुआ ही न हो। लेकिन कीचड़ आखिरकार उछलता ही है। एक बरसाती रात, दुकान बंद होने ही वाली थी। कुछ पियक्कड़ कांच का दरवाजा धकेल कर अंदर घुस आए। उनका लीडर चियांगी नाम का एक लोकल गुंडा था। वो पहले भी प्रोटेक्शन मनी हफ्ता वसूलने आया था, लेकिन मैंने उसे झाड़ू से भगा दिया था। अब वो शराब के नशे में धुत था। उसने एक पैर से दरवाजे के पास रखे गमले को लात मारकर गिरा दिया। उसकी टोन बहुत घमंडी थी। उस गूंगी लड़की को बाहर निकालो। सुई अकाउंट बुक्स चेक कर रही थी। शोर सुनकर वो उछल पड़ी और इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे अपने पीछे धकेला और बेलन, रोलिंग पिन उठा लिया। परेशानी ढूंढ रहे हो? चियांगी ने अपने पीले दांत दिखाते हुए तंज कसा। यंग मास्टर जांग, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो? मैंने सुना है तुमने एक गूंगी से शादी की है। भाइयों, चलो एक जश्न की ड्रिंक हो जाए।
उसके पीछे खड़े बदमाशों ने ठहाका लगाया। उनकी नजरें सू पर जमी थीं। ये घिनौना था। मैंने बेलन को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। बाहर निकलो। इतनी फिक्र? हाँ? उसने एक कदम करीब आते हुए कहा। शराब की बदबू मेरे चेहरे पर लगी। क्या तुम अब ये दुकान नहीं चलाना चाहते? अचानक सू मेरे पीछे से निकल आई। उसके हाथ में ताजी बेक्ड कुकीज का एक डिब्बा था। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बिखेरी और उनकी तरफ इशारा किया, जिसका मतलब उन्हें खाने के लिए इनवाइट करना था। उस पल मेरे दिल में सुइयां चुभती महसूस हुईं। यह पागल लड़की हमेशा सोचती थी कि दयालुता से बुराई को मिटाया जा सकता है। चियांगी ने कागज के डिब्बे को जोर से मारकर गिरा दिया। कुकीज पूरे फर्श पर बिखरकर टूट गईं। यह कूड़ा कौन खाएगा? उसने सू की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं पूरी तरह से फट पड़ा। बेलन सीधे उस पर जाकर लगा। उस हंगामे में मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी लातें और घूंसे पड़े। मुझे बस इतना याद है कि मैंने काउंटर के कोने में सू को कसकर प्रोटेक्ट किया हुआ था। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। बदमाश पल भर में वहां से भाग गए। कांपते हुए सू ने मेरे होठों के कोने पर जमी खून की लकीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन वो एक भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा और जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा पति अभी मरा नहीं है। वो और भी जोर से रोने लगी, किसी डरे हुए नन्हे जानवर की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। उस रात वो पूरी रात मेरा हाथ पकड़कर सोई। जरा सी हलचल भी उसे जगा देती थी। मैंने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को देखा। हिंसा के बाद मेरे दिल में डर बैठ गया था। क्या होता अगर आज मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाता? अगले दिन मैंने कबाड़ बाजार से एक ठोस लोहे की रॉड खरीदी और उसे काउंटर के नीचे रख दिया। जब सुई ने उसे देखा तो उसने मेरी ओर देखते हुए जोर से अपना सिर न में हिलाया। मैंने लोहे की रॉड पर हाथ थपथपाया और उसे साइन लैंग्वेज में इशारा किया। सिर्फ आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। आखिरकार उसने अपनी नजरें झुका लीं और अपनी नोटबुक में लिखा, मुझे डर है कि कहीं आपको चोट न लग जाए। तो मुझे और भी ज्यादा डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मैंने उसका सिर सहलाया। सुई, अब मेरे पास जो कुछ भी है वो बस तुम ही हो। उसने नम आंखों से मेरी ओर देखा और अंत में धीरे से सिर हिलाया। शांति के दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। लू रुयान किसी मंडराते हुए भूत की तरह फिर से सामने आ गई। इस बार वो दुकान के अंदर नहीं आई, बल्कि एक चमचमाती लाल स्पोर्ट्स कार चलाकर सड़क किनारे रुकी। सनग्लासेस ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने उंगली से मुझे अपनी ओर बुलाया। मैं आटे की बोरी उठा रहा था और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो कार से बाहर निकली, कार के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हुई और मुस्कुराई। जांग जियो यू, क्या तुम्हारी पत्नी जानती है कि तुमने बाई निंगबिंग की मदद कैसे की थी? उसकी टोन उकसाने वाली थी। मेरा हाथ फिसल गया। आटे की बोरी जोर से जमीन पर गिरी और सफेद धूल का गुबार उड़ गया। सुई ने शोर सुना और दुकान से बाहर दौड़कर आई, हमें शक भरी नजरों से देखने लगी। लू रुयान ने अपने सनग्लासेस उतारे और सुई की ओर साफ तौर पर नफरत भरी सहानुभूति से देखा। कितनी बेचारी है, तुम जैसे बेकार आदमी के साथ रह रही है जो एक ठीक ठाक शादी तक का खर्च नहीं उठा सकता। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी नसें फड़कने लगीं। लू रुयान, अपना मुंह बंद करो। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम तब ऐसे नहीं थे जब उस स्कूल ब्यूटी ने तुमसे भीख मांगी थी। क्या तुम्हें चैरिटी दान का वो एहसास पसंद नहीं आया था? अब तुम इतने गहरे प्यार का ढोंग कर रहे हो। सुई लू रुयान की बातें नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वह तनाव भरे माहौल को महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से मेरी शर्ट का कोना खींचा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को दबाया, मुड़ा और सुई को इशारा किया, कुछ नहीं है, तुम पहले अंदर जाओ। सू और हिचकिचाई वहीं खड़ी रही। लू रुयान ने अचानक अपने फोन पर एक रिकॉर्डिंग बजाई। ये उस साल छोटे से जंगल में बाई निंगबिंग की सिसकती हुई आवाज थी। मैं अपना दिल तुम्हें देने को तैयार हूं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, बस तुम मेरी एक बात मान लो, मैं कोई समाज सेवी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं हूं। सुई का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा और फिर लू रुयान की ओर। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। लू रुयान ने बड़े गर्व से अपना फोन वापस रख लिया। छोटी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है? उसने बाई निंगबिंग की मदद सिर्फ दूसरों की लाचारी का मजा लेने के लिए की थी। तुम्हारी मदद करना भी शायद इसकी कोई सनक रही होगी। तुम बकवास कर रही हो। मेरा कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। मैं फोन छीनने के लिए आगे झपटा। लू रुयान चीखी और कार में छिप गई। दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। स्पोर्ट्स कार धूल उड़ाते हुए तेजी से निकल गई। पीछे रह गए तो बस मैं और सुई। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मैंने उसे छूना चाहा, लेकिन उसने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। वो एक कदम पीछे हटना मेरे दिल में चाकू की तरह लगा।
उस रात दुकान बंद करने के बाद अटारी अटैक का माहौल दम घोटने वाला था। सुई ने मेरी तरफ पीठ कर ली थी और वो बिस्तर ठीक कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उसे कंधों से पकड़ा और अपनी तरफ घूमने पर मजबूर किया। क्या तुम उस पर यकीन करती हो? सुई ने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या उसने जो कहा वो सच है? सच है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने अपना चेहरा पोंछा। मैंने उसे विस्तार से बताया कि कैसे उस साल मैंने बाई निंगबिंग को रिजेक्ट किया था और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बना था। मैंने उसे बारीकी से सब बताया। सुई, मैं मानता हूं कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने इसे कभी चैरिटी दान नहीं समझा। वो काफी देर तक खामोश रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा वो मुझसे फिर कभी बात नहीं करेगी। आखिरकार उसने धीरे से इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे डर लग रहा है। किस बात का? मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझसे ऊब जाओगे और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। पगली, वो मैं हूं जिसके पास सिर्फ तुम हो। उस रात हम एक दूसरे को थामे हुए सोए, जैसे दो घायल जानवर एक दूसरे के जख्म चाट रहे हों। लेकिन लू रुयान की बातें सुआर के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई थीं। वह संवेदनशील हो गई थी। अगर मैं घर आने में 10 मिनट भी लेट हो जाता तो वो बेचैन हो जाती। अगर कोई महिला ग्राहक मुझसे थोड़ी देर बात कर लेती तो वो चुपचाप वहां से चली जाती। मैंने इस पर गौर किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे सुलझाया जाए। एक रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने बगल की जगह खाली पाई। सु बालकनी के एक कोने में दुबक कर चांदनी रात में खामोशी से रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसका शरीर पहले अकड़ा, फिर ढीला पड़ गया। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया। सुई, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने उसे अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई और लियू किंग शू के बारे में बताया। मैंने उसे उस परिवार के आलीशान मुखौटे के पीछे की सड़न के बारे में बताया। मैं पहले भावनाओं में यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि सब कुछ बस फायदों का एक लेन देन है, लेकिन तुम अलग हो। मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे। तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि जिंदगी में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। उसने चांदनी में ऊपर देखा। उसकी आंखें पानी में डूबे काले कांच की तरह थीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी भौहों, मेरी आंखों, मेरी नाक की ढलान को छुआ और आखिर में मेरे होठों पर रुक गई। फिर वो करीब आई और मुझे बहुत हल्का सा चूमा। वो एक पवित्र चुंबन था जिसमें कोई वासना नहीं थी, जैसे हथेली पर पहली बर्फ गिरी हो। मैं दंग रह गया। फिर मैंने उसे रिस्पॉन्स दिया। उस चुंबन में कुछ बहुत खामोशी से पिघल गया। लू रुयान ने जो कांटा बोया था वो चुपचाप निकल गया। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन खतरा हमेशा साए की तरह मंडराता रहता था। एक दोपहर दुकान पर एक बिन बुलाया मेहमान आया। लियू किंग शू। 5 साल बीत चुके थे। वो और भी ज्यादा एलिगेंट और शालीन हो गई थी। उसकी कस्टम मेड पोशाक उस तंग बेकरी में पूरी तरह बेमेल लग रही थी। वो कोई बॉडीगार्ड साथ नहीं लाई थी। वो अकेली थी। जब उसकी नजर सू पर पड़ी तो उसमें एक ठंडी और बारीकी से परखने वाली झलक थी। क्या यही वो जिंदगी है जो तुमने चुनी है? ऐसी जगह पर रहना, एक गूंगी लड़की के साथ घर घर खेलना। मैंने सुई को अपने पीछे छिपा लिया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। फिर उसने एक कुर्सी ढूंढी और खुद ही बैठ गई। जियोयू, तुम अभी भी कितने नादान हो। मुझे हाल ही में तुम्हारी इस नन्ही पत्नी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें पता चली हैं। सुई ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लियू किंग शू ने शांति से अपना हैंडबैग खोला और एक पीली पड़ चुकी फोटो निकाली। उसने उसे हमारी तरफ सरकाया। फोटो में एक युवक और युवती थे। उस आदमी के फीचर्स कुछ हद तक, उस आदमी के नैन नक्श कुछ हद तक सु वेई से मिलते जुलते थे। वो औरत एक नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थी। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कभी नहीं बताया, है ना? उसने सुई की ओर देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। तुम्हारे माता पिता बीमारी से नहीं मरे थे। वो एक कार एक्सीडेंट था और जिस व्यक्ति ने उन्हें टक्कर मारी थी उसका नाम जांग हाईशान था। जियोयू, वो तुम्हारे पिता थे। शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। हवा जैसे पल भर में जम गई। मेरा सिर चकराने लगा। मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। सुई उस फोटो को एकटक देख रही थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। लियू किंग शू खड़ी हुई और हमें नीची नजरों से देखने लगी। जांग जियोयू, तुम्हारे पिता ने उसके माता पिता को मार डाला और अब तुम इतना प्यार करने का नाटक कर रहे हो और उससे शादी कर ली। कितनी विडंबना है। चुप हो जाओ। मैं दहाड़ा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। लियू किंग शू सुई के कान के करीब झुकी और फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बहन, अंदाजा लगाओ, क्या वो पछतावे के कारण तुम्हारे साथ इतना अच्छा है? इतना कहकर वो मुड़ी और ऐसे चली गई जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। पीछे छोड़ गई तो बस एक नर्क जैसी खामोशी। सुअर बेजान खड़ी थी, जैसे उसकी रूह निकाल ली गई हो।
मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो पीछे हट गई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें खाली और दूर थीं। सुअर, मुझे समझाने दो। सुअर ने अचानक मुझे धक्का दे दिया। वह ऊपर की ओर भागी और धड़ाम से अटारी एटिक का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं उसके पीछे भागा, पागलों की तरह दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से कागज का एक टुकड़ा सरकाया गया। उस पर बस कुछ कांपते हुए शब्द लिखे थे, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। उस रात मैं सुबह तक दरवाजे के बाहर बैठा रहा। कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो भी सो नहीं रही है। दूसरे दिन सुई दुकान खोलने के लिए नीचे नहीं आई। मैंने दलिया बनाया और ऊपर ले गया, पर देखा कि दरवाजा अभी भी बंद है। तीसरा दिन, चौथा दिन, सब वैसा ही था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। न कुछ खा रही थी, न पी रही थी। लियू किंगशू ने जो बम छोड़ा था, उसने उस छोटी सी दुनिया को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था जिसे हमने अभी अभी बनाया था। उन दिनों जब सुई ने खुद को अटारी में बंद कर रखा था, मैं उस छोटी सी दुकान में पिंजरे में बंद जानवर की तरह इधर उधर टहल रहा था। फर्श पर आटे की बोरियां बिखरी पड़ी थीं। बेकिंग ट्रे पर दिनों पुराने जले हुए कुकीज रखे थे। हवा में निराशा की खट्टी गंध भरी थी। अनगिनत बार मेरा मन हुआ कि ऊपर जाऊं और उस कमजोर दरवाजे को तोड़ दूं, लेकिन हर बार जब मैं दरवाजे की दरार के नीचे वो मुझे अकेला छोड़ दो वाला नोट देखता, जिसकी हैंडराइटिंग और भी डगमगाती जा रही थी, तो मेरा उठा हुआ हाथ बेबस होकर गिर जाता। मुझे डर था कि मेरा करीब जाना शायद वो आखिरी तिनका साबित होगा जो उसे पूरी तरह तोड़ देगा। बेबसी का ये एहसास उस साल अपनी फैमिली के पतन का सामना करने से भी बदतर था। तब कम से कम मैं गुस्सा कर सकता था, गाली दे सकता था, अपना बैग पैक करके जा सकता था, लेकिन अब मेरे पास गुस्सा होने का हक भी नहीं था। उस गुनहगार का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था। लियू किंगशू ने मेरी सबसे कमजोर डिफेंस लाइन को पूरी तरह ढूंढ लिया था। एक बार और सब बिखर गया। 5वीं रात को देर गए अटारी से एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी, जैसे किसी छोटे जानवर के कराहने की आवाज हो। उसके तुरंत बाद किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। मैंने किसी और चीज की परवाह नहीं की और स्पेयर चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजा तोड़ दिया। मैंने सुई को बेड के पास गिरा हुआ पाया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसके पास पानी का एक गिरा हुआ गिलास था। ऐसा लग रहा था कि वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसमें उतनी ताकत भी नहीं बची थी। कई दिनों तक न खाने के कारण, न खाने पीने की वजह से उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे गोद में उठा लिया। वो पंख जैसी हल्की लग रही थी, जैसे किसी भी पल ओझल हो जाएगी। सू, मैंने उसका चेहरा थपथपाया। मेरी आवाज इतनी कांप रही थी कि मैं शब्द भी नहीं बना पा रहा था। उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाईं और एक दरार की तरह खुली। उसकी खाली नजरें मेरे चेहरे पर पड़ीं, बिल्कुल दिशाहीन। उस पल मैं बुरी तरह डर गया कि वो बस ऐसे ही चली जाएगी। डर था कि मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं पागलों की तरह नीचे भागा, दलिया गरम किया और थोड़ा गुनगुना पानी बनाया। मैंने धीरे से उसके होंठ खोले और छोटे चम्मच से सावधानी से उसे खिलाया। वो यंत्रवत मैकेनिकली निगलती रही। उसकी आंखें अब भी बेजान थीं। आधा कटोरा दलिया खिलाने के बाद मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया और तौलिए से उसके मुरझाए हुए चेहरे और ठंडे हाथ पैर धीरे से पोंछे। पूरी प्रक्रिया के दौरान वो एक कठपुतली की तरह थी, मुझे जो चाहे करने दे रही थी। केवल उसकी आंखों के कोने से बीच बीच में लुढ़कते आंसू ही इस बात का सबूत थे कि वो अब भी जीवित है। मैंने उसे बिस्तर में ठीक से लिटाया और उसके बगल में लेट गया। कंबल के ऊपर से ही उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी सोने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि आंखें बंद करते ही वो ओझल हो जाएगी। सू, मैंने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। तुम मुझे दोष दे सकती हो। जो चाहो वो करो, लेकिन तुम मर नहीं सकती। अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगा? मैं जांग जियोयू 20 से ज्यादा सालों तक जिया हूं। मैंने अपने हिस्से की भयानक चीजें की हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मेरे पिता ने जो पाप किया, मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम्हारी नफरत शांत होगी, तो मैं तुम्हें अभी चाकू दे दूंगा। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर रख दिया। लेकिन तुम खुद को सजा देकर मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकती। तुम्हारी दादी ने तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए नहीं कि तुम इस तरह खत्म हो जाओ। क्या तुम्हें वो क्रोइसेंट याद है जो तुमने मुझे दिया था? वो मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज थी जो मैंने कभी खाई थी। मेरे पतन की वजह से कड़वी, तुम्हारी वजह से मीठी। इस दुकान का नाम लिटिल लाइट है। तुमने ही इसे रोशन किया था। अगर तुम चली गई तो ये रोशनी बुझ जाएगी। मेरी दुनिया वाकई अंधेरे में डूब जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बोलता रहा, जब तक कि मेरा गला सूखकर दर्द नहीं करने लगा। मेरी बाहों में मौजूद वह शरीर ठंडा ही रहा। अगली सुबह
मैं उसके लिए कुछ खाने बनाने के लिए उठने ही वाला था कि एक ठंडे हाथ ने मेरी आस्तीन को धीरे से खींचा। मैं तेजी से मुड़ा और उसकी नजरों से मिला। हालांकि आंखें अब भी लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें रोशनी की एक हल्की सी किरण थी। उसने मेरी ओर देखा। उसके होंठ बिना किसी आवाज के कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से धुंधला सा पानी शब्द बना। मैं पानी लेने के लिए लगभग भागा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैंने आधा पानी गिरा दिया। उसे कुछ घूंट पानी पिलाने के बाद वो मेरे सीने से लग गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंख के कोने से एक आंसू लुढ़का, लेकिन इस बार ये वैसी बेबस निराशा वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि इसमें एक थकी हुई कमजोरी का एहसास था। ये एहसास कि वो मुझे अपने करीब आने दे रही है, मुझे लगभग खुशी से रुला देने वाला था। उसके बाद के दिन धीरे धीरे और मुश्किल से ठीक होने वाली प्रक्रिया के थे। सुई की सेहत धीरे धीरे सुधर गई, लेकिन उसके दिल का जख्म भरने से बहुत दूर था। वो असामान्य रूप से शांत हो गई, पहले से भी ज्यादा खामोश। वो अब भी मेरे साथ दुकान चलाती थी, लेकिन उसकी हर हरकत धीमी थी। वो अक्सर आटे के कटोरे को एकटक देखती रहती। रात में वो अब भी अचानक चौंक कर जाग जाती और ठंडे पसीने में तरबतर होती। मैं उसे अपनी बाहों में थाम लेता और मैं उसके दिल की बेतहाशा धड़कन महसूस कर सकता था। अब उसने मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी नोटबुक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जब उसे कभी कुछ जाहिर करने की जरूरत होती तो वो केवल साधारण इशारों का सहारा लेती। मैं जानता था कि वो कांटा अभी भी उसके दिल में गहराई से चुभा हुआ है। लियू किंगशू के शब्द जहर की तरह थे, जो उसे और हमारे बीच के भावनाओं के भरोसे को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे। वो अनजाने में मेरे स्पर्श से बचने लगी थी। अगर मैं उसकी थाली में खाना परोसता तो वो उसे स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए जम जाती। रात में अगर मैं सोते समय उसे गले लगाना चाहता तो वो बेरुखी से दूसरी तरफ मुड़ जाती। यह जानबूझकर बनाई गई दूरी किसी भी बहस से ज्यादा दम घोंटने वाली थी। मैं समझ सकता था कि वो संघर्ष कर रही है। हमारे बीच की हर चीज, मेरी मदद, मेरे प्रपोजल को फिर से परख रही है। क्या मेरा सारा प्यार एक पिता के देर से जागे हुए पछतावे से उपजा था? एक ऐसा पछतावा जिसका भुगतान बेटा कर रहा था। मोड़ एक दोपहर को आया। एक बुजुर्ग महिला जो अक्सर होल व्हीट ब्रेड खरीदने आती थी, उसने कांपते हुए हमें एक मोटा लिफाफा थमाया। उसने कहा कि ये खास कुकीज हैं जो उसके बेटे ने विदेश से भेजी हैं और वो सामान्य रूप से हमारा ख्याल रखने के लिए हमें धन्यवाद देने पर जोर दे रही थी। सुई ने मना कर दिया, लेकिन कृपया इसे स्वीकार करें बेटा, आप और आपके पति अच्छे लोग हैं। आजकल ऐसे ईमानदार बिजनेस वाले लोग कम ही मिलते हैं। आप दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। बुजुर्ग महिला ने सुई का हाथ थामते हुए बड़बड़ाया। बुजुर्ग महिला के जाने के बाद सुई कुकीज का डिब्बा पकड़े काफी देर तक काउंटर के पीछे खड़ी रही। खिड़की से आती धूप उसकी झुकी हुई पलकों पर चमक रही थी। मैं दूर से देख रहा था। उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक वो मुड़ी और मेरे पास आई। उसने मुझे कुकीज का डिब्बा थमाया, फिर कोने में रखे पुराने स्टोरेज बॉक्स की ओर इशारा किया। अंदर हमारी शादी की कुछ तस्वीरें और वो फटी हुई नोटबुक थी जिसे उसने सहेज कर रखा था। वही नोटबुक जिसमें मैंने उस साल उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तें लिखी थीं। मैं एक पल के लिए रुका, फिर समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मैं पास गया, डिब्बे के नीचे से नोटबुक निकाली, उसकी धूल झाड़ी और उसे थमा दी। उसने नोटबुक ली, आखिरी खाली पेज खोला, पेन लिया और लिखना शुरू किया। उसका हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसके अक्षर बहुत धीमे और बहुत दृढ़ थे। मैंने अपने माता पिता का सपना देखा। वे एक बहुत ही रोशनी वाली जगह पर थे, मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे। वे तुम्हें दोष देते नहीं लग रहे थे। यहां तक लिखने के बाद वो काफी देर तक रुकी। स्याही कागज पर एक छोटे बिंदु की तरह फैल गई। फिर उसने लिखना जारी रखा। मैं सोच रही थी, अगर तुम पछतावे की वजह से मेरे साथ अच्छे थे, तो जब मैं ब्रेड चुरा रही थी तब तुम्हारी आंखों में केवल झुंझलाहट क्यों थी और दया क्यों नहीं थी? तुमने बस एक फोन कॉल किया था, जैसे किसी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहते हो। क्यों? जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था तो तुम्हारे कान लाल होने से पहले तुम इतनी देर तक सुन्न क्यों रह गए थे? उसने ऊपर देखा। उसकी आंसू भरी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। उसकी आंखों में गहरी उलझन और उम्मीद की एक हल्की किरण थी। वो मुझ पर सवाल नहीं उठा रही थी, बल्कि मुझसे एक जवाब चाहती थी। एक ऐसा जवाब जो उसे इस दुस्वप्न, नाइटमेयर से निकलने में मदद कर सके। मैंने उसकी ओर देखा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे बहुत कोमलता से थाम लिया गया हो। मैंने पेन लिया और एक एक अक्षर करके लिखा। उसके शब्दों के नीचे, सू, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। शायद उस दिन मेरा मूड अच्छा था। शायद मैं बस कोई झंझट नहीं चाहता था। जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैंने साफ तौर पर नहीं सोचा था कि ये प्यार है या नहीं। मुझे बस तुम्हारे साथ बहुत सुकून महसूस होता था, थकान नहीं होती थी। लेकिन अब सब साफ है। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दूसरों के हाथों प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। जब तुम्हें दर्द होता है तो मेरा मन करता है कि वो सारा दर्द मैं ले लूं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पिता कौन हैं।
इसका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि तुम सू हो। अगर मुझे पछतावे के बारे में कुछ कहना ही है तो मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहने दिया, और मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया, जिससे मेरी वजह से तुम्हें फिर से दुख झेलना पड़ा। मैंने पेन उसे वापस थमा दिया। उसने मेरे शब्द देखे और उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगे, लेकिन उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी, लेकिन वो मेरे द्वारा देखी गई सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति थी। उसने पेन लिया और मेरे शब्दों के बाद 3 और शब्द मजबूती से लिखे, मुझे तुम पर यकीन है। फिर उसने पेन रख दिया और खुद आगे बढ़कर धीरे से मेरी उंगलियों को थाम लिया। उसकी उंगलियां अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उस मजबूत पकड़ ने मेरे दिल के सारे अंधेरे को तुरंत दूर कर दिया। उस रात उसने आखिरकार मेरी तरफ पीठ करके सोना बंद कर दिया। वो मेरी बाहों में ऐसे सिमट गई जैसे कोई नन्हा पंछी आखिरकार अपने घोंसले में पहुंच गया हो। उसकी सांसें स्थिर और लंबी थीं। मैं उसकी सांसों को सुनता रहा। मुझे महसूस हुआ कि ये दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है। हम जानते थे कि जख्म अभी भी वहां था। शायद वो हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम हम उसके साथ जीना सीख रहे थे। और चूंकि हम इस बोझ को साथ मिलकर उठा रहे थे, हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इस शहर को छोड़ने का फैसला कुछ दिनों बाद लिया गया। ये पूरी तरह से लियू किंगशू के खतरे की वजह से नहीं था, बल्कि ज्यादातर इसलिए था क्योंकि हम माहौल बदलना चाहते थे। एक ऐसी जगह जहां अतीत की परछाइयां न हों, ताकि हम सच में नई शुरुआत कर सकें। इसलिए हमने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके लिए जहां मैं था वही घर था। हमने लिटिल लाइट बेकरी बेच दी, अपना सामान पैक किया और दक्षिण की ओर जाने की तैयारी की। जब पड़ोसियों ने सुना कि हम जा रहे हैं तो वे एक एक करके हमें विदा करने आए। अपने साथ छोटी बड़ी कई तरह की स्थानीय चीजें लेकर आए। बेटा, अगर भविष्य में कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हो तो बस यहाँ वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। बुजुर्ग महिला ने सुई का हाथ पकड़ा और अपने आंसू पोंछे। सुई ने सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल थीं और उसने ताजी बेक्ड कुकीज का एक पैकेट उस बुजुर्ग महिला के हाथों में थमा दिया। जाने से पहले वाली रात हम अटारी एटिक में आखिरी चीजें समेट रहे थे। सुई ने अलमारी के नीचे से एक टिन का डिब्बा निकाला। अंदर उसकी दादी का सामान, कुछ पुरानी तस्वीरें और वो इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो मैंने उस साल उसके लिए लिखी थी। कागज पीला पड़ गया था, लेकिन लिखावट अभी भी साफ थी। अगर कभी मेरे बुरे दिन आए और मैं सड़कों पर भीख मांग रहा हूं तो बस मुझे एक कटोरी चावल देना याद रखना। उसने उस कागज को देखा और अचानक हंसने लगी। हंसते हंसते वो फिर से रोने लगी। उसने पेन लिया और कागज के पीछे पूरी गंभीरता से कुछ शब्द लिखे। उसने वो मुझे थमा दिया। इस पूरी जिंदगी के लिए मेरे चावल का कटोरा हमेशा आधा तुम्हारा होगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ठीक है, ये वादा रहा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो शहर जिसने हमारे इतने दुख और गर्माहट को समेटा था, खिड़की के बाहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। सुई मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसका हाथ अभी भी मेरी शर्ट के एक कोने को मजबूती से पकड़े हुए था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, शांत और स्थिर। मैंने अपना सिर झुकाया और उसके सिर पर एक चुंबन लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक वो यहाँ है, हम जहां भी जाएं वही घर है। हम आखिरकार एक छोटे से तटीय शहर कोस्टल सिटी में बस गए। हमने पुरानी दुकान बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे एक छोटी मिठाई की दुकान खोली और उसका नाम रखा सनसेट मोमेंट। सुई बेकिंग का काम संभालती थी और मैं ग्राहकों को देखता था। जिंदगी सादा थी लेकिन पुरसुकून। वो धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। कभी कभी रात की खामोशी में वो अब भी किसी डरावने सपने से चौंककर जाग जाती थी, लेकिन मैं हमेशा उसे तुरंत अपनी बाहों में ले लेता और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाता जब तक कि वो फिर से सो न जाए। 1 साल बाद एक दोपहर हम समुद्र के किनारे हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। सूर्यास्त पिघले हुए सोने जैसा लग रहा था। ज्वार धीरे धीरे बढ़ रहा था। सुई अचानक रुक गई और रेत पर चमकती किसी चीज की ओर इशारा किया। मैंने उसे उठाया। वह कांच का एक टुकड़ा था जो समुद्र की लहरों से घिसकर गोल हो गया था। ढलते सूरज की रोशनी में वो एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। उसने कांच का वो टुकड़ा लिया और काफी देर तक सूरज की रोशनी में उसे देखती रही। फिर उसने उसे मेरी हथेली पर रख दिया और मेरे हाथों को बंद करते हुए इशारा किया कि मैं इसे संभाल कर रखूं। मैंने उसे चिढ़ाया कि ये हमारे प्यार की निशानी है। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक दोपहर मौसम बहुत उमस भरा था। दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। सुवी अगले दिन के लिए बैटर तैयार कर रही थी। मैं काउंटर के पीछे बैठा अकाउंट बुक्स चेक कर रहा था। तभी मुझे एक बहुत हल्की सिसकी सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो सुवी के हाथ में मौजूद विस्क फेंटने वाला रुक गया था। वह खिड़की के बाहर एकटक देख रही थी। खिड़की के बाहर एक युवा पिता अपनी बेटी को पीठ पर लादे टहल रहा था। उस छोटी बच्ची की हंसी चांदी की घंटियों की तरह साफ कांच के पार गूंज रही थी।
मैंने हिसाब की किताबें रखीं और उसके पास गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें तब तक उस बाप बेटी का पीछा करती रहीं जब तक कि वे गली के अंत में ओझल नहीं हो गए। दोपहर की धूप में उसका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा जटिल एहसास था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता, तड़प और दुख का मिश्रण। मैंने धीरे से उसका हाथ छुआ। वो होश में आई, मेरी ओर देखकर एक फीकी मुस्कान दी और सिर हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और कटोरे में बैटर को और भी जोर जोर से फेंटना शुरू कर दिया, जैसे वो इस काम से किसी चीज को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। मैं जानता था कि वो अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी, उस बचपन के बारे में जो हंसी खुशी उनके साथ बीतना चाहिए था। ये एक ऐसा मलाल था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। लू रुयान के शब्द एक जहरीले कांटे की तरह थे। धूप वाले दिनों में भी वे अनजाने में उसे दर्द के साथ चुभ जाते थे। उस रात दुकान बंद करने के बाद हम पिछले दरवाजे की छोटी सीढ़ियों पर बैठकर समुद्र की हवा का आनंद ले रहे थे। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। दूर मछली पकड़ने वाली नावों की लाइटें टिमटिमा रही थीं। सूवी बहुत शांति से मेरे कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी। मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, सूवी, क्या हमें उनसे मिलने जाना चाहिए? उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने उलझन में मेरी ओर देखा। मेरा मतलब है तुम्हारे माता पिता से मिलने जाना। मैंने बहुत सोच समझकर शब्द चुने। मुझे पता है कि कब्रिस्तान कहाँ है। लू रुयान ने जो दस्तावेज छोड़े थे उनमें यह लिखा था, हम वहां जा सकते हैं और उनसे थोड़ी बात कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि तुम अब बहुत अच्छी तरह से हो और अपने पिता की ओर से माफी भी मांग सकते हैं। आखिरी कुछ शब्द कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उन्हें कहना ही होगा। सूवी काफी देर तक सुन्न रह गई। उसकी आंखों में तेजी से आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने से रोकने की कोशिश की। उसने मेरी ओर देखा। उसकी नजरों में डर और आंतरिक संघर्ष साफ झलक रहा था, लेकिन आखिरकार वो एक संकल्प में बदल गया। उसने जोर से सिर हिलाया। हमने एक खूबसूरत सुबह चुनी, दुकान बंद की और सफेद गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम्स और ब्लू टोज का एक गुलदस्ता लिया जिसे सूवी ने खुद सजाया था, और शहर के बाहरी इलाके में स्थित कब्रिस्तान की ओर चल दिए। पहाड़ की गोद में बसा और समुद्र के सामने वाला वो कब्रिस्तान बहुत शांत था। वह एक सुकून भरी विश्राम स्थली थी। दस्तावेजों का पीछा करते हुए हमें उनकी साझा कब्र मिल गई। मकबरा, टूम्बस्टोन बहुत साधारण था। उस पर सूवी के माता पिता की एक फोटो खुदी हुई थी जो अब फीकी और धुंधली पड़ चुकी थी। सूवी कब्र के पास गई, नीचे झुकी और धीरे से गुलदस्ता वहां रख दिया। उसने अपनी उंगलियों से मकबरे पर जमी धूल और गिरे हुए पत्तों को पोंछना शुरू किया। एक एक करके उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं जैसे वो किसी नाजुक सपने को छू रही हो। वो रोई नहीं, वो बस खामोशी से उसे साफ करती रही। सूरज की रोशनी उसके एकाग्र चेहरे को रोशन कर रही थी। माता पिता के साथ उसके इस करीबी पल के दौरान मैं उसके पीछे खड़ा रहा। काफी देर बाद वो खड़ी हुई और मुड़ी, मुझे पास आने का इशारा किया। मैं पास गया और कब्र के सामने उसके बगल में खड़ा हो गया। समुद्र की हवा हमारे बालों और कपड़ों से टकरा रही थी। सूवी ने मकबरे को देखा, फिर मेरी ओर देखा और फिर उसने अपने हाथ उठाए और साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू किया। उसकी गति बहुत धीमी थी, जैसे हर इशारा उसके विचारों का पूरा भार लिए हुए हो। पापा, मम्मी, ये जांग जियोयू है, मेरा पति। वो एक पल के लिए रुकी, गहरी सांस ली और इशारा करना जारी रखा। यह मेरा बहुत ख्याल रखता है। अब हमारी अपनी एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम सनसेट मोमेंट है। जिंदगी बहुत शांत है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतीत में जो हुआ उसके बारे में अब हम दोनों जानते हैं। उसके इशारे थोड़े भारी हो गए, लेकिन फिर भी दृढ़ थे। वह एक भयानक दुर्घटना थी। मैं जानती हूँ कि इसमें जियोयू की गलती नहीं थी। उसने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और आखिरकार उसके आंसू खामोशी से गिर पड़े, लेकिन उसके होठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए। उसने मकबरे की ओर इशारा करना जारी रखा। इसलिए कृपया उसे दोष मत देना और मेरी चिंता मत करना। मैं अब बहुत खुश हूँ। उसे अपने माता पिता से मेरा परिचय कराने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए देखना, मेरा बचाव करना और उन्हें अपनी खुशी के बारे में बताना। ये देखकर मेरा गला भर आया और मेरी आंखें गर्म हो गईं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका दूसरा हाथ कसकर दबाया। मैं मकबरे की ओर मुड़ा और गहराई से झुककर प्रणाम किया। सीधा होने के बाद मैंने मकबरे पर लगी उस फीकी फोटो की ओर देखा और पूरी गंभीरता से कहा, अंकल आंटी, मैं जांग जियोयू हूँ। मुझे खेद है और आपका शुक्रिया। सूवी को इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया। कृपया निश्चिंत रहें। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे अब और कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं बहुत धीरे बोला। हर शब्द मेरे दिल की गहराई से निकल रहा था। मैं जानता था कि जुबानी वादे हल्के होते हैं, लेकिन यही एक चीज थी जो मैं कर सकता था। श्रद्धांजलि देने के बाद हम हाथ में हाथ डाले कब्रिस्तान की ढलान की ओर चल दिए। वापसी के रास्ते में सूवी विशेष रूप से तनाव मुक्त, रिलीव्ड लग रही थी, जैसे कोई बोझ
जो बोझ वो सालों से ढो रही थी वो अब उतर चुका था। उसने तो सड़क किनारे खिले जंगली फूलों की ओर भी बड़े उत्साह से इशारा किया और मुझे साइन लैंग्वेज में बताया कि हम उन फूलों की पत्तियों और तनों का इस्तेमाल नेचुरल कलर बनाने के लिए कर सकते हैं। तब से मैंने सूवी में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में जो हल्की सी उदासी रहती थी वो अब काफी हद तक फीकी पड़ चुकी थी। उसकी मुस्कान और भी उज्ज्वल और शांत हो गई थी। उसने हमारे भविष्य की प्लानिंग में और भी एक्टिव होना शुरू कर दिया, जैसे दुकान के सामने किस तरह के फूल लगाने चाहिए, या जब हमारे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएंगे तो क्या हमें दुकान बढ़ाने के लिए बगल वाली यूनिट किराए पर लेनी चाहिए। उसने तो यहां तक इशारा किया। मैं जानता था कि कब्रिस्तान की वो यात्रा न केवल उसके माता पिता के लिए एक सुकून थी, बल्कि हम दोनों के लिए अतीत को औपचारिक रूप से विदाई देने जैसा था। हम उस त्रासदी को नहीं बदल सकते थे जो घट चुकी थी, लेकिन हम ये चुन सकते थे कि भविष्य का सामना कैसे करना है। हमने समय के उस आधे कटोरे को, जो कड़वी यादों से भरा था, सावधानी से उलीच दिया था, और फिर बाकी बचे आधे हिस्से में समझदारी, सहनशीलता और सूवी की अपने हाथों से बनाई हुई कैंडी मिलाकर अपनी बाकी की जिंदगी के स्वाद को धीरे धीरे और गंभीरता से चखने का फैसला किया। एक दिन दुकान बंद करने के बाद हम समुद्र किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। ढलते सूरज ने समंदर को एक शानदार गहरा लाल रंग दे दिया था। सूवी ने मेरे कंधे पर अपना सिर टिकाया और अचानक मेरी हथेली पर धीरे से कुछ शब्द लिखे। ये साइन लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि अपनी उंगली से लिखना था। मैंने ध्यान से महसूस किया कि उसने लिखा था सनसेट मोमेंट, सनसेट मोमेंट। खुशी से भरकर मैंने अपना सिर झुकाया और उसके बालों को चूम लिया।